दोस्तों ये बहुत बड़ा और एक कड़वा सच आप लोग बोल सकते हैं कि ज़िंदगी में बहुत कम लोग ऐसे हैं यार जो कुछ डिसाइड करते हैं और उसको अचीव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए आप लोग को कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ती है। बार बार आप लोग चीज़ों को ट्राई करते हो, बार बार आप लोग हार जाते हो, उसके बाद में फिर से आप लोगों को ट्राई करना है और अपने आप को डेली ये बोलना है कि कल फिर से शुरुआत करते हैं यार। आज हारे हैं, मरे थोड़ी ना है, अभी तो हम जिंदा हैं। तो आप लोगों ने मूवी देखी ना कि अभी हम जिंदा हैं। तो वही वाली बात है यार, जिंदगी में अगर आप लोग जिंदा हो और आप लोग अपनी चीज़ों को सही डायरेक्शन में लेकर चल रहे हो और डेली आप लोग डिसिप्लिन के साथ में जो डिसाइड किया है वो काम आप लोग कर रहे हो, तो आप लोगों की मंजिल आप लोगों को मिल ही जाएगी। बस आप लोगों को टिके रहना है। जिस दिन आप लोग वहाँ से छोड़कर भागे ना, असलियत में हार उस दिन होगी। तो ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि अक्सर जब आप लोग किसी बड़े गेम की तैयारी करते हैं, आप लोग जब खासकर यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ये इतना पेशेंस आप लोगों को अपने अंदर लाना ही लाना पड़ेगा। और जब तक वो पेशेंस नहीं आएगा तब तक चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। तो ये देखो, थर्ड अटेम्प्ट में बंदा जो है वो सक्सेस हो गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन इसको भी और आपको भी। शानदार तरीके से चीज़ों को लेकर चलो और कभी भी गिव अप नहीं करना है। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो आज है 12 जुलाई। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस और बैलेंस डाइट बहुत ही शानदार रहने वाला है। बहुत ही कुछ डिस्कस करेंगे, बहुत ही सारी बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले कल का दिन कैसा रहा दोस्तों, ये तो बता दो। कल का दिन जब तक नहीं बताओगे आगे नहीं जाने दूंगा, ठीक है? क्योंकि जब तक आप लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं देना स्टार्ट करोगे तब तक चीजें आगे सही डायरेक्शन में नहीं बढ़ेंगी, और जब तक सही डायरेक्शन में चीजों को लेकर नहीं चलोगे तब तक ऐसे ही परेशान रहने वाले हो। जिंदगी में एक बार मेहनत कर लो, फिर पूरी जिंदगी आप लोग उसको एंजॉय करोगे। तो बिना एक बार लगकर मेहनत कर लीजिए। तो बताना डिसिप्लिन टेस्ट आप लोगों का कैसा रहा, तो आप लोगों को जरूर बताना है। इसके बारे में मैं आप लोगों से डेली पूछता हूं, क्योंकि आप लोग डेली अपने ऊपर फोकस दोगे तभी चीजों को आगे लेकर ढंग से चल पाओगे। बात की जा रही है कि हमारी आखिरी उम्मीद हम खुद ही हैं, और जब एक तरीके से हम लोग किसी पर्टिकुलर काम को करना स्टार्ट करते हैं ना, तो आप लोग देखना उसमें फेल भी होते हैं, ठीक है? और फिर से आप लोगों को चलना होता है, फिर से फेल हो रहे तो फिर से चलना पड़ता है। जैसे अभी स्टार्टिंग में आप लोगों ने वीडियो देखी, तो अपनी आखिरी उम्मीद आप खुद ही हो। और जब तक हम, यानी कि हम अपने आप को बोल रहे हैं, जब तक हम हैं हमारी उम्मीद कायम है। तो यानी कि अपने ऊपर विश्वास सबसे ज्यादा करना है इस धरती पर, क्योंकि आपको ही, अगर मान लीजिए पेरेंट्स हैं या फिर कोई टीचर है या फिर कोई दोस्त है, वो आप लोगों को गाइड कर सकता है थोड़ी देर के लिए, पर लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में बैठ कर ना पेपर आप लोगों को खुद ही देना पड़ेगा। वहां पर कोई पेरेंट्स, टीचर या फिर कोई दोस्त लिखने नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोगों को इतनी चीजें तो ध्यान रखनी पड़ेंगी कि अपने ऊपर फोकस देकर आप लोगों को चलना पड़ेगा, कि जब तक आप लोग अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे और फोकस नहीं करोगे तब तक आप लोग फ्लाइंग कलर के साथ में निकलकर नहीं आओगे। जैसे यहां पर देखिए, ठीक है? तो भाई साहब एक तरीके से झंडे गाड़ने वाली बात हो गई। कौन है ये पर्सनैलिटी आप लोगों को बताना है। देखता हूं कौन कौन यहां पर इनका नाम बताता है। आप लोगों को इनका नाम बताना है, ठीक है? एक सेकंड, ये कहां भाग गया? ठीक है, इनका नाम बताइए आप लोग। देखता हूं कौन बताता है पर्सन इन न्यूज में, फिर आप लोगों से डिस्कस करूंगा काफी शानदार तरीके से। इनका नाम जस्ट आप लोगों को बताना है, ठीक है? बड़ी शानदार बात बोली गई है। मीन्स के लिए भी आप लोग यूज कर सकते हैं, एस्से के लिए भी यूज कर सकते हैं, और आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बोला गया कि हम जो इंसान है ना, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं हम लोग, ठीक है? तो यहां पर हम लोग अलग अलग रीजन के हो सकते हैं, अलग अलग रिलीजन के हो सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोल सकते हैं, स्किन कलर भी हमारा अलग अलग हो सकता है, पर लेकिन है तो इंसान ही ना यार। तो क्यों ना इंसान जो है वो इंसान के काम आए, एक इंसान जो है दूसरे इंसान के साथ में मिलकर लाइफ को एंजॉय करे। तो वही बातें यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है, और कॉफी अन्नान साहब के द्वारा ये बात बोली गई है। तो ये वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनसे डायरेक्ट आप लोग के ऐसे वगैरह बन जाते हैं। थोड़ा सा भी ध्यान रखोगे तो आप लोग कभी भी इस चीज को लेकर टेंशन में नहीं आओगे, और हमेशा इस चीज को अच्छे से लाइफ को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ोगे, ठीक है? तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके माइंड में चलना है। बाकी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो कि गुड न्यूज बोल सकते हैं, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए लंबे समय से वेट कर रहे थे। दो ऑप्शनल सब्जेक्ट, एक है सोशियोलॉजी और दूसरा है पीएसआईआर, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये लॉन्च होने जा रहे हैं आज आप लोगों के। तो यहाँ पर दोनों टीचर जो हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस हैं। एक के द्वारा तो खुद उसी सब्जेक्ट में क्लियर किया गया यूपीएससी अपना खुद से लेकर, तो उनका एक्सपीरियंस, और दूसरे के द्वारा किताब भी लिखी गई है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर। तो बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं, अपने अपने फील्ड के महारथी आप लोग बोल सकते हैं। तो जो इन दोनों सब्जेक्ट को लेकर चलना चाहते हैं, आज से यहाँ पर इसमें चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगी, और एप्लीकेशन का लिंक जो है वो वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, तो बाकी आगे बढ़ते हैं। बाकी डिटेल में इसके बारे में आप लोगों को बहुत सारी डेमो वीडियो मिलेंगी, जिसमें आप लोगों को सारी डिटेल रहेंगी। उसमें बेसिकली एडमिशन लेने से पहले आप लोग देख लेना टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि माँ बाप के पैसे की कमाई है, कहीं भी ऐसे ही बेकार मत करना। पहले तसल्ली कर लेना, उसके बाद ही चीजों में एंट्री करना। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वरना कोई कुछ भी बोलेगा उसको देखकर नहीं चलना है। कहीं भी जाते हो तो सोच समझ कर एडमिशन लिया करो, क्योंकि वो बहुत ही मेहनत की पैसे की कमाई होती है, ठीक है? तो इसलिए एक एक रुपया जो है उसकी कीमत आप लोगों को चुकानी है, तो वो चीज आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है?
जीएसटी काउंसिल। जीएसटी का नाम किस किसने सुना है? ऐसा कोई है जिसने नहीं सुना है? अगर नहीं भी सुना है तो टेंशन मत लेना, बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन कवर करूंगा आज और एक एक पॉइंट जीएसटी के बारे में आप लोगों का क्लियर होगा। यहाँ से मेंस के लिए भी दुनिया भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी प्रीलिम्स से भी क्वेश्चन बने हैं। ये देखिए 2013 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया। तो इससे आप लोग इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस लगा सकते हैं कि यार टॉपिक कैसा है। अभी न्यूज़ में क्या है, जीएसटी काउंसिल के द्वारा 28% टैक्स लगा दिए गए हैं ऑनलाइन गेमिंग जो फर्म है, यानी कि जो ऑनलाइन बेसिकली कई सारी कंपनी है बड़ी बड़ी जो गेमिंग के फील्ड में है, तो उसके ऊपर यहाँ पर 28% जीएसटी लगा दिया गया है। 28% जो होता है वो हाईएस्ट जीएसटी होता है। अगर आप लोगों को पता हो तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि 0% होता है, 5% होता है, 12% होता है, 18% होता है और 28% होता है। इन पे प्लस सेस वगैरह अलग चीज़ें लग जाती हैं। मेनली ये स्लैब आप लोगों को देखने को मिलती है। तो हाईएस्ट वाली स्लैब जो है वो यहाँ पर गेमिंग के ऊपर लगा दी गई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी था, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बातें करेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर एक शब्द जो मैंने लास्ट टाइम यहाँ पर डिस्कस किया था जीएसटी के बारे में, तो एक बच्चे ने पूछा सर ये काउंसिल क्या होता है? कभी काउंसिल बोल देते हैं, कभी कमेटी बोल देते हैं, कभी कमीशन बोल देते हैं। तो सबसे पहले तो बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये काउंसिल, कमीशन और कमेटी में डिफरेंस क्या होता है। हालांकि ये पूरा टॉपिक मैंने आप लोग अगर सर्च करोगे आप लोग तो ये पॉलिटी में मैंने कवर कर रखा है। चलिए कोई नहीं, फिर भी यहाँ पर एक बार बात कर लेते हैं। काउंसिल जो होती है नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्या होता है यहाँ पर? ये जनरली एक इलेक्टेड बॉडी होती है, यानी कि जिसमें से एक तरीके जनता के द्वारा चुने गए या फिर किसी भी तरीके से एक इलेक्शन के थ्रू चुने गए लोग होते हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो टर्म होती है इनकी या फिर एक तरीके से लिमिटेड टाइम के लिए रहता है, जैसे अभी यहाँ पर मिल गई फिर लंबे समय बाद मिलेंगे। तो नॉर्मली इस तरीके से काउंसिल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो जो मेन टर्म है वह है यहाँ पर इलेक्टेड, ठीक है, काउंसिल के अंदर में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे मैक्सिमम जो जीएसटी काउंसिल के अंदर मेंबर हैं यहाँ पर कौन है? मिनिस्टर से तो हैं, कभी स्टेट के कोई सेंटर के, तो मैक्सिमम आप लोगों को इलेक्टेड लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए काम करते हैं, नॉर्मली देखा है जैसे यहाँ पर जीएसटी से रिलेटेड जो भी मैटर है इसके लिए काम करते हुए नजर आते हैं। पर लेकिन कमीशन क्या होता है? जैसे यहाँ काउंसिल काम करती है, कमीशन भी उसी पैटर्न में काम करता है, पर लेकिन ये अपॉइंटेड बॉडी होती है मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें इलेक्टेड मेंबर नॉर्मली आप लोगों को देखने को नहीं मिलते हैं। इसलिए आप लोगों ने कई बार सुना होगा सरकार क्या सोचती है कि काउंसिल को कमीशन में कन्वर्ट कर दिया जाए। ऐसे कई सारे एफर्ट जो हैं पीछे लगाए गए हैं। यहाँ पर मेडिकल काउंसिल को कमीशन में बना दिया। तो इस तरीके से क्या किया गया, एक ऐसी बॉडी जो कि इलेक्टेड थी, जो कि इंडिपेंडेंट होती है, थोड़ी सी इलेक्टेड बॉडी रहती है, उसके पास में खुद की ऑटोनॉमी रहती है, तो उसको कन्वर्ट करके एक ऐसी बॉडी में कन्वर्ट कर दो जो कि कंप्लीटली सरकार के अंडर में रहे, तो फिर वो कमीशन बन जाता है। यानी कि इलेक्शन उसमें से हटा दिए, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस उसकी हटा दी, हमारे हिसाब से तुम काम करोगे, तो वो यहाँ पर कमीशन बन गया। अब कमेटी क्या होती है? कमेटी जो होती है एक सब ग्रुप होता है ओरिजिनल बॉडी का। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई सारी कमिटीज बना दी जाती है किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए। मान लीजिए आज की डेट में अगर मैं बात करूँ से फंडामेंटल राइट के बारे में आप लोग बात कर लीजिए, मतलब एक तरीके से फंडामेंटल राइट के ऊपर कोई कमेटी बना दी, फिर उसी के अंदर उस चीज को फिर से चेक करने के लिए सब कमेटी बना दी, यानी कि उसी में से निकाल कर यहाँ पर उसी के लिए बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से स्पेसिफिक पर्पज के लिए कि हाँ यार कोई दिक्कत आ गई है, फिर कोई प्रोग्रेस करनी है, तो यहाँ पर एक रिपोर्ट मांगी गई है उससे कि तुमको ये रिपोर्ट इतने टाइम तक देनी है। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर हमारा संविधान जब क्रिएट किया गया था तो कई सारी कमिटीज उसमें से बनाई गई थी और फिर सब कमेटी भी बनाई गई थी। तो ये एक तरीके से किसी पर्टिकुलर एक रिपोर्ट के लिए बनाया था कि हाँ आपको ये करना है, इसके लिए आप लोग करो और फिर अपना काम खत्म। यानी कि कमेटी जो होती है फिर उसकी कहानी जो होती है वो टाटा बाय बाय, यानी कि उसी में से निकालकर फिर वहीं पर ही ये डिसॉल्व हो जाती है। अच्छा ये काम के लिए बनाई गई थी, अब इसने ये चेक कर लिया, अब यहाँ पर ये काम खत्म हो गया, तो फिर उसका काम खत्म हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कमेटी देखने को मिलती है। तो तीनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं काउंसिल के बारे में। तो जीएसटी काउंसिल के द्वारा यहाँ पर ये डिसीजन लिए गए। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जीएसटी जो है, अगर जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, ये हमारे देश में इतनी आसानी से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि आज की डेट में अगर कोई भी इस धरती पर है, मतलब इस धरती पर नहीं सॉरी अपने देश के अंदर में है, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा भी क्यों ना हो, वो जीएसटी पे करता है। क्या बात कर रहे हो सर? जी हाँ, आज की डेट में एक छोटा सा बच्चा जो पैदा होता है ना, पैदा होते ही वो जीएसटी पे करने लगता है। यानी कि हर एक इंसान, चाहे आप हो चाहे मैं हो, हर एक इंसान जो है वो जीएसटी पे कर रहा है। जीएसटी क्या है? ये एक तरीका इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है।
इनडायरेक्ट टैक्स है मतलब कैसे, मतलब कि ऐसे कि जैसे मान लीजिए आज एक बच्चा पैदा हुआ, अभी रिसेंटली अभी एक बच्चा पैदा हुआ है, उसको आप लोगों ने कुछ डायपर पहना दिए, उसको आप लोगों ने टॉवल लपेट दिया, उसको आप लोगों ने कुछ ना कुछ उसके लिए थोड़ा बहुत ना, कई बार कहते हैं कि मीठा शहद चटा दो, कुछ ना कुछ आप लोगों ने उसको दिया। तो जो भी प्रोडक्ट आप लोगों ने इस बच्चे के लिए यूज किए यहाँ पर, उन सब के ऊपर जीएसटी लगा हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि एक छोटा सा बच्चा भी जीएसटी पे कर रहा है। एक रेस्टोरेंट में आप लोग खाना खाने जाते हैं, वहां पर उसमें बकायदा अलग से लिखा रहता है स्टेट जीएसटी या जो आईजीएसटी लगा रहता है, उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये डायरेक्ट आप लोगों को वहां पर देखने को मिलता है। इवन आप लोग पेट्रोल डीजल ये सारी चीजें जो भी आप लोग लेने जाते हैं, हर एक चीज पर आप लोग टैक्स पे करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप लोग एडमिशन लेते हो किसी क्लासेस के अंदर में, जैसे एसएलवी ऐप पर आप लोग जाते हो तो वहां पर एडमिशन लेते हो, तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो एजुकेशन है, जो सर्विसेज हैं, उस पर 18% टैक्स लगा होता है। यानी कि जैसे सी सेट का कोर्स जो है वो 4000 का है, तो उसमें आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, 18% जो है वहां पर जीएसटी लगा होता है, जो कि डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, स्टेट गवर्नमेंट के पास में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जाकर। तो ये एक तरीके से कहीं भी आप लोग कुछ भी कर रहे हैं ना, आप लोग सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि सबसे खतरनाक चीज क्या है, वो है कि जनता टैक्स तो पे कर रही है, पर टैक्स के अपोजिट में जब आप लोग जाओगे जनता को उतनी सर्विस नहीं मिल रही है। आप लोगों ने देखा होगा असनीर ग्रोवर साहब जो हैं, उनकी कई सारी जो वीडियोस हैं वो इसमें बोलते हुए पाए जाते हैं कि आप लोग जो है जनता को एक तरीके से परेशान करते हो। मतलब एक तरीके से आप लोग देखिए 18% तो जीएसटी ले लिया, फिर जो भी यहाँ पर जो अर्निंग होती है उस पर 30% इनकम टैक्स लगाया जाता है। यानी कि ये समझो कि अगर जैसे कोई 4000 का आप लोग जैसे कोर्स है यहाँ पर, तो उसमें से ये समझो कि 2000 तो सीधे सीधे सरकार ले जाती है। तो ये कंडीशन है यहाँ पर। इसीलिए हमारे देश के अंदर में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो टैक्स चोरी करते हैं। यानी कि जिस देश में टैक्स जो है बहुत ज्यादा होगा और टैक्स को चोरी करना आसान होगा, तो वहां पर लोग टैक्स चोरी करेंगे। इसलिए बार बार बहुत सारी कमेटियां उन्होंने क्या रिकमेंड किया है, उन्होंने ये बोला है कि टैक्स तो तुम कम रखो ताकि लोगों को चोरी करने की जरूरत ही ना पड़े, और उसके बाद अगर कोई चोरी करता है उसके ऊपर पेनल्टी जो है ज्यादा लगा दो। मतलब क्या हो गया, इसको समझो थोड़ा सा। अगर आज की डेट में मान लीजिए टैक्स जो है, मान लीजिए इन्होंने 4000 पर 2000 टैक्स ले लिया, अगर इस 4000 पर ये 500 रुपए टैक्स ले, ठीक है, 500 रुपए इन्होंने टैक्स लिया इस 4000 पर, तो इंसान क्या करेगा, इंसान यहां पर ये करेगा, ये 500 रुपए टैक्स वो आराम से दे देगा। और अगर कोई ये 500 रुपए टैक्स नहीं दे रहा है तो उसके ऊपर 4000 की पेनल्टी लगा दे, तो अब क्या होगा, अब कोई भी इस टैक्स को चोरी करने से नहीं बच, कोई भी इस टैक्स को चोरी नहीं करना चाहेगा, आराम से टैक्स पे करना चाहेगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश के अंदर में यही नॉर्मली बोली जाती है कि टैक्स रेट जो है वो बहुत हाई है, और वो भी इनडायरेक्ट वाला। मतलब अब एक बच्चा है, मान लीजिए वो जाकर क्लासेस ले रहा है, अब बच्चे को यहां पर 18% यहां पर टैक्स पे करना पड़ रहा है। आप लोग सोचो तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से कहीं ना कहीं आप लोग जो है सर्विसेज लोगों तक पहुंचने से रोक रहे हो। इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो इतना टैक्स लगाकर, तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो हमेशा कम होना चाहिए, डायरेक्ट टैक्स जो है वो आप लोग ज्यादा कर सकते हो। इसको समझिए थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर। इनडायरेक्ट टैक्स को हमेशा रिग्रेसिव टैक्स बोला जाता है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और डायरेक्ट टैक्स जो है उसको हमेशा प्रोग्रेसिव टैक्स बोला जाता है। ये रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव का क्या मतलब है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। आज की डेट में अगर आप लोग कहीं पर भी दुकान पर कुछ भी लेने जाते हैं, जैसे कुछ भी आप लोग खरीद रहे हैं, तो आप लोग इनडायरेक्ट यानी कि जीएसटी पे कर रहे हैं। मान लीजिए आप लोग सोचिए, जैसे एक बच्चे ने यहाँ पर अभी क्लासेस के अंदर एडमिशन लिया, ठीक है, तो बोल रहा है कि सर मैं काफी गरीब हूं, मैं फीस नहीं पे कर पाऊंगा। अब वो भी 18% जीएसटी पे कर रहा है। एक कह रहा है कि सर ये तो छोटी सी फीस रख रखी है, इसको और ज्यादा ले सकते थे, इसमें तो ये तो बहुत ही मामूली सी फीस है। अब वो भी 18% पे कर रहा है। यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि सक्सेस है पे करने में, वो भी 18% दे रहा है, एक ऐसा इंसान जो सक्सेस नहीं है पे करने में, वो भी 18% दे रहा है। तो इसकी वजह से कंडीशन क्या देखने को मिलती है, तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो देखता नहीं है कि कौन अमीर है कौन गरीब है, वो सबको एक साथ में लपेट लेता है। तो सबसे खतरनाक चीज यहां पर जीएसटी की ये देखने को मिलती है। पर लेकिन मान लीजिए अब यहां पर डायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करते हैं। डायरेक्ट टैक्स सीधा सीधा है इनकम टैक्स। अगर एक इंसान मान लीजिए आपकी इनकम आज की डेट में 7 लाख है, तो आप लोगों को कोई टैक्स नहीं पे कर रहे हैं। आपकी इनकम अगर 7 करोड़ होगी तो आप लोगों को यहां पर 30% टोटल आप लोगों को टैक्स पे करना पड़ेगा पूरी इनकम का। तो क्या हो गया ये, तो यानी कि जो गरीब है वो यहां पर टैक्स कम पे करेगा, जो अमीर है वो टैक्स पे ज्यादा करेगा। तो रियलिटी में तो यही होना चाहिए ना, जो टैक्स पे करने लायक इंसान है उसको अच्छा टैक्स पे करना चाहिए, और जो टैक्स पे करने लायक इंसान नहीं है, जिसके पास में ज्यादा पैसा नहीं है, उसको ज्यादा टैक्स पे नहीं करना, एक तरीके से पे करना चाहिए। तो ये हो गया प्रोग्रेसिव टैक्स। मैक्सिमम जो ये कंट्री है ना, जो आप लोगों ने सुना होगा यार कितना अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आ रहा है, वहां पर करप्शन भी काफी कम है, किस तरीके से मतलब लाइफ को एंजॉय किया जाता है, ये मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा। कहीं पर भी आप लोग जाओगे, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आयरलैंड, इनके बारे में आप लोग जाकर देखना,
कोई भी इंडेक्स होगा ये सबसे टॉप पर आप लोगों को मिलेगी। इसके पीछे रीजन क्या है, अगर आप लोग ढंग से जाकर देखोगे, यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स जो है वो बहुत ही हाई लेवल पर लिया जाता है लोगों से, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो ना के बराबर यहाँ पर रहता है। जबकि हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारे देश में डायरेक्ट टैक्स जो है वो बहुत ही ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, इसलिए कहते हैं कि मैक्सिमम डायरेक्ट टैक्स होना चाहिए, कि अंबानी ज्यादा टैक्स पे करे और रिक्शा वाला जो है वो कम टैक्स पे करे। पर लेकिन अगर कोई भी सामान खरीद रहे हैं मार्केट से, अंबानी और रिक्शा वाला अगर एक सेम सामान खरीद रहे हैं, मान लीजिए मोमबत्ती खरीदी अंबानी ने भी और रिक्शा वाले ने भी, तो दोनों सेम टैक्स पे करेंगे। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज होती है। और इससे कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग हैं, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बना रहा है अगर कोई, तो वो प्रोडक्ट बनाने वाला इंसान क्या है, उसको वहां पर सामान को बनाने में एक तरीके से रॉ मटेरियल भी लग रहा है, सामान को बनाने में वहां पर उसको लेबर फोर्स भी लग रही है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल लग रहा है, लेबर फोर्स लग रही है, और उस सामान को मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए उसको लो प्राइस भी रखना है। तो वो रॉ मटेरियल में अगर कटौती करेगा तो क्या होगा, तो तुरंत आप लोगों को देखने को मिलेगा उस इंसान के प्रोडक्ट की क्वालिटी मार्केट में खराब जाएगी। तो उस इंसान को लोग किस तरीके से देखेंगे कि ये सही प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, उसका प्रोडक्ट जो है वो डाउन होने स्टार्ट हो जाएगा। पर लेकिन अगर वो क्या करेगा, वो यहां पर एक तरीके से क्या करेगा, जिसे मान लीजिए यहां पर लेबर कॉस्ट कम करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि लेबर को कम पैसा देगा, तो इससे क्या होगा, उसका मार्केट में प्राइस जो है वो कॉम्पिटिटिव भी बना रहेगा और यहां पर उसका काम भी चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग इस तरीके से टैक्स लगा रहे हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं लेबर के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर डालता है। ऐसे भी कई सारी स्टडी यहां पर सामने निकल कर आई है। तो बोलने का सीधा सीधा मतलब यहां पर ये कि ये सारी चीजें, देखो ऐसा नहीं कि सरकार समझती नहीं है सारी चीजें, पर ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करना भी टफ है। जैसे जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया तो आसान नहीं था, इसको कई कैटेगरी में डिवाइड करके इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है। जैसे आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, सेंटर का जीएसटी हो गया, स्टेट का जीएसटी हो गया और ड्यूअल जीएसटी हो गया, ठीक है। अभी यहां पर ये सारी चीजें मुझे पहले ज्यादा समझ में आती नहीं थी, पर लेकिन जब से यहां पर जैसे अभी ये चीजें स्टार्ट हुई हैं, एप्लीकेशन ये सब चीजें, तो अभी जैसे सीए से बात हो रही थी, ठीक है। तो अभी जैसे कोई बच्चा एडमिशन लेता है, तो मैंने हमेशा बोला है, कई बार भी यहाँ पर मैंने पूछा भी है, मैंने कहा क्या चल रहा है यहाँ पर टीम से। तो यहाँ पर कोई बच्चा एडमिशन लेता है, मान लीजिए वो उसने एडमिशन लिया और उसने लिखा नहीं कि वो कौन से स्टेट से आगे आता है निकल कर, मान लीजिए कोई यूपी से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई तमिलनाडु से आ रहा है, कोई झारखंड से आ रहा है, वो उसके सामने लिखता नहीं। तो सीए बोलता है कि सर यहाँ पर हर एक इंसान का नाम लिखा होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई बच्चा जो है वो किसी दूसरे स्टेट से अगर इस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन ले रहा है, तो उसका जो टैक्स है वो उसी स्टेट के पास में जाना है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए उस स्टेट का नाम यहाँ पर लिखा होना चाहिए कि कौन से स्टेट से आ रहा है। तो कभी भी आप लोग कहीं पर भी एडमिशन लेते हो तो वहां पर स्टेट का नाम जरूर लिखा करो, क्योंकि आपके स्टेट में वो टैक्स जाएगा अगर दूसरे स्टेट में आकर आप लोग कुछ खरीद रहे हो। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये चीजें मुझे मतलब पता तो थी, पर लेकिन उतने प्रैक्टिकल तरीके से नहीं पता थी जितने प्रैक्टिकल तरीके से अब इन चीजों को मैं देख रहा हूं ना, अब चीजें समझ में आ रही कि पूरा स्ट्रक्चर काम कैसे कर रहा है। क्योंकि एक चीज को पढ़ना ये बिल्कुल ऐसे है कि आप लोग जब किसी चीज को मतलब एक तरीके से किताब पढ़ रहे हैं किसी चीज के बारे में, कि हाँ आप लोगों ने पढ़ लिया कि हाँ तैरना कैसे है, तैरना कैसे है। इन रियलिटी में तैरना कैसे आएगा, जब आप लोग पानी के अंदर कूदोगे तो तब आप लोगों को रियलिटी पता चलेगी। तो वही रियलिटी अभी यहाँ पर पता चल रही है कि कैसे कैसे यहाँ पर ये पैटर्न काम करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोग समझ सकते हैं। जीएसटी काउंसिल एक ऐसी बॉडी है जिसके अंदर में आप लोगों को कई सारे मेंबर देखने को मिलेंगे, और अगर इसकी मीटिंग कंप्लीट करनी है तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, इसके अंदर में एक कोरम होता है जिसमें आप लोगों यहाँ पर मिनिमम 50% लोगों का होना जरूरी है, तब जाकर उसकी मीटिंग जो है वो स्टार्ट होगी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इसको फेडरल सिस्टम एक संघवाद के ढांचे का प्रतीक माना जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी डिसीजन अगर लिया जाएगा वो 3/4 मेंबर जब यहां पर हां भर देंगे तब लिया जाएगा, और 3/4 मेंबर हां भरने में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, वो है स्टेट का। यानी कि वोटिंग जो पावर है यहां पर 1/3 है यहां पर किसके पास में, ये है बेसिकली यहां पर सेंटर के पास में, और 2/3 जो है यहां पर वो है स्टेट के पास में। यानी कि 2/3 है स्टेट के पास में। तो आप लोग समझ सकते हैं कि स्टेट के हाथ में ज्यादा पावर यहां पर दे रखी है इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए। और जब स्टेट के हाथ में ज्यादा पावर है तो सीधे सीधे यहां पर ये हो गया कि ये फेडरल सिस्टम का एक तरीके से ढांचा हो गया यहां पर संघवाद का, कि स्टेट अगर सपोर्ट करेंगे तो ही सारी चीजें यहां पर सिस्टमेटिक वे में आगे बनती हुई नजर आएगी। चेयरपर्सन कौन होते हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन है ये आप लोगों को बताइए। पहले चेयरपर्सन कौन थे जीएसटी काउंसिल के, ये आप लोगों को बताना है। देखता हूं कौन आंसर देता है। जीएसटी काउंसिल जो है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। अदर जो मेंबर्स जो रहते हैं वो सेंटर से, जैसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस। वाइस चेयरपर्सन जो रहते हैं वो यहाँ पर वन ऑफ द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं कोई भी, और मेंबर जो रहते हैं वो स्टेट के फाइनेंस कमिश्नर, जो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं। तो इसलिए काउंसिल बोला गया क्योंकि मैक्सिमम आप लोगों को यहाँ पर ये जो मिनिस्टर्स हैं सारे ये इलेक्टेड पर्सन है, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर अपॉइंट किया गया इनको। तो इसलिए यहाँ पर इसको काउंसिल का नाम आप लोग यहाँ पर देते हैं। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है।
अभी यहाँ पर कुछ और बातें अगर आप लोग यहाँ पर जानना चाहते हैं, जीएसटी आया कैसे, अगर कोई आप लोगों से पूछे, यानी कि जीएसटी हम लोग बोलते हैं आ गया, ऐसे ही थोड़ी ना आ गया। इसके लिए पुराने टाइम में आप लोग जाएंगे 2003 में एक केलकर टास्क फोर्स बनाया गया था, इसको यहाँ पर बेसिकली आना चाहिए नहीं आना चाहिए उसको लेकर, और फिर यहाँ पर चीजें आगे बढ़ी थी। ठीक है, पहली बार जब यहाँ पर फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया गया जीएसटी को 2011 में, तो इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई 115वां अमेंडमेंट बिल लोकसभा के अंदर में, पर लेकिन लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो वहां पर आ ही नहीं पाया। फिर आगे अगर बात करें, इंट्रोड्यूस किया गया 122वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो पास किया गया फिर राज्यसभा में, ठीक है, लोकसभा में इस तरीके से पूरा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कहीं ना कहीं ये सिस्टम हम लोगों ने जो इंप्लीमेंट किया है, दुनिया में सबसे पहला देश फ्रांस था जिसने जीएसटी अपने देश में लेकर आया, और आज की डेट में 140 देश ऐसे हैं। वरना पहले बहुत सारे छोटे छोटे टैक्स हुआ करते थे भाई साहब, मतलब ये ढूंढते रह जाते थे कौन सा टैक्स कौन कहाँ पे कैसे पे कर रहा है। आप लोग खुद देख लो, अगर आप लोग यहाँ पर एक तरीके से जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारे, एक सेकेंड, वो स्लाइड लगाना भूल गया मैं, मतलब बहुत सारे ऐसे टैक्स थे जिनको इंक्लूड करके यहाँ पर बनाया गया है। ये जैसे आप लोग देखते हैं सेंटर के पहले एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और ये सारे, इसी के साथ में स्टेट के होते हैं वैट, लग्जरी टैक्स और फ्लांट हिमकाना, तो सबको अभी यहाँ पर इंक्लूड करके यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ये सारे सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और यहाँ पर इंटीग्रेटेड जीएसटी बनाए गए हैं। और यहाँ पर ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा जाता है, जब फर्स्ट टाइम इसको एक तरीके से जीएसटी बिल जो था यहाँ पर 2014 में ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया, तो 122वां अमेंडमेंट बिल था। ठीक है, फिर इसको यहाँ पर जब पास किया गया तो ये एक्ट बन गया, तो वो 101वां बना, यानी कि 101 रुपए का जीएसटी कन्यादान आप लोगों को देना है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। और 2016 में अप्रूव करके ये 1 जुलाई, ये आप लोगों को पता है यहाँ पर ये क्या बनाया था, जीएसटी डे के रूप में सेलिब्रेट किया था, तो इसलिए भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। आर्टिकल 246 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट को पावर होती है टैक्स लगाने की गुड्स एंड सर्विस पर, और जो जीएसटी काउंसिल है इसमें 279A जीएसटी काउंसिल है, याद रखिएगा, ये फॉर्म की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा और चेयरपर्सन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस भी है और कई सारे इश्यूज भी हैं, जैसे कि क्रिएट किया गया एक तरीके से एक यूनिफाइड कॉमन टैक्स हो गया। पहले इतने सारे टैक्स लग रहे थे, अब थोड़ा सा उसको डिफाइन कर दिया गया, तो अच्छी बात है यहाँ पर। ठीक है, तो टैक्स को एक सिस्टमेटिक वे में हम लोग यूज कर पा रहे हैं, यहाँ पर टैक्स की जो कंप्लायंस है उसको हम लोग इंक्रीज कर पा रहे हैं। ठीक है, पर लेकिन डिस्क्रेज कर दिए यहाँ पर कई सारे जो पहले टैक्स चोरी करते थे, क्योंकि ऐसा सिस्टम ला दिया अब यहाँ पर। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर एक सर्टेनिटी लेकर आ दी इसके अंदर में, करप्शन को रिड्यूस कर दिया, सेकेंडरी जो बूस्ट कर रही है यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर को, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत ही सारे इसमें ये सिग्निफिकेंस फायदे देखने को मिल रहे हैं। पर लेकिन इसी के साइड में अगर आप लोग बात करेंगे, फिर भी यहाँ पर क्या है, बोले थे एक वन टैक्स लेकर आएंगे वन देश के लिए, फिर भी 0, 5, 12, 18, 28 नहीं हुआ ना, एक सेस अलग से आ गया। ये सेस इतनी खतरनाक चीज है जो कि सेंटर के हाथ में रहती है। मतलब क्या इसका मतलब यहाँ पर यह कि आज की डेट में अगर यहाँ पर जैसे कि किसी ने 18% जीएसटी पे किया, 18% पे इन्होंने 2% सेस लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 2% जब सेस लगा दिया, अब ये सेस जो है ये लगा दिया इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से, यानी कि इन्वायरमेंट को सुधारने के लिए हम 2% एक्स्ट्रा टैक्स लेंगे, ये इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ से लिया जाएगा। अब ये जो सेस यहाँ पर लगाया गया है, सबसे खतरनाक चीज यहाँ पर ये है कि ये सेस जो है वो स्टेट के साथ में शेयर नहीं किया जाएगा, और इसको लेकर स्टेट बड़े टेंशन में रहते हैं, कहते हैं कि यार तुम अपना तो पेट भर लेते हो अलग अलग सेस लगा के, हमारा कैसे काम चलेगा। तो ये दिक्कत देखने को मिलती है। तो कई बार यहाँ पर ट्रस्ट डेफिसिट भी देखने को मिलता है। इकोनॉमिक आउटसाइड जीएसटी प्रीव्यू अगर आप लोग देखोगे तो पेट्रोल, अल्कोहल, रियल एस्टेट, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज, ये कई सारी ऐसी चीजें, ये भी आज की डेट में जीएसटी के बारे हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कोविड-19 के टाइम पर सबसे पहले स्टेट ने क्या खोला, वो सीधा सबसे पहले ठेके खोले, दारू पिलाओ लोगों को। क्यों? क्योंकि उसका पैसा स्टेट के पास में आएगा। इसी के साथ में कॉम्प्लेक्स टैक्स फाइलिंग, आज के डेट में भी अगर मुझे फाइल करना पड़ जाए तो इसमें ऐसा नहीं कि आसानी से फाइल किया जाता है इसको, इसके लिए सीए की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कि आसान बना देते, कम से कम कोई इंसान अपना जीएसटी अपना आप फाइल करे। हाईयर टैक्स रेट देखने को मिल रहा है, 28% जीएसटी आप लोगों ने लगा दिया सीधा जिन प्रोडक्ट पर। सोचो यहाँ पर क्या होगा उसका हाल। मतलब एक तरीके से अगर वो इंसान जो है 100 रुपये कमा रहा है, उसमें से 28 रुपये आप लोग निकाल कर ले जा रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से वो चोरी करने की सोचेगा फिर यहाँ पर, तो ये काफी ज्यादा कई नेगेटिव इंपैक्ट डालते हुए नजर आते हैं। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर यार इसको थोड़ा सा देखकर चलना चाहिए, वरना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये कई सारी ऐसे इश्यूज हैं जो कि जीएसटी के बारे में बार बार आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखोगे तो आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछा जाए जीएसटी के बारे में तो याद रखना कि इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में 122वां अमेंडमेंट बिल, पहली स्टेटमेंट यहाँ पर है। दूसरा यहाँ पर 101वां ये अमेंडमेंट एक्ट बना था। 264 जो है यहाँ पर ये स्टेट की पावर है टैक्स लगाने की, और 279 जो है यहाँ पर ए, जिसके सामने A B C D कैपिटल लिखा होता है ना,
ये संविधान में संशोधन करके ऐड किए गए होते हैं। तो जीएसटी काउंसिल के बारे में याद रखिएगा। तो करेक्ट क्या है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, सही आंसर है यहाँ पर सी, यानी कि कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं। जरा सी देर में आप लोग कंफ्यूजन में डाला जा सकता है, याद रखना ये 2, 4, 6 है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और वहां पर 2, 6, 4 लिख दिया, तो जरा सी देर में आप लोग कंफ्यूजन में डाला जा सकता है। तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो गई, बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर आप लोगों का सी हो गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकते हैं। जीएसटी काउंसिल के बारे में क्वेश्चन यहां पर बन चुका है कि जीएसटी काउंसिल के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो ऑलवेज जो यहां पर चेयर करते हैं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग को। ये डिसीजन जो है वो मस्ट बी अप्रूव बाय 3/4 मेंबर ऑफ द जीएसटी काउंसिल, और यहां पर मिनिमम 50% कोरम होना जरूरी है। तो कौन सा करेक्ट है, 1, 2, 2, 3, 1, 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव? इसका सही आंसर क्या है अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें यहां पर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की, यहां पर आप लोग देखते हैं तो करेक्ट स्टेटमेंट है सारी की सारी। तो आंसर यहां पर डी हो गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकता है कि स्टेट हैव द पावर टू टैक्स गुड्स एंड सर्विस के अंदर में मेंशन की गई किस आर्टिकल के अंदर में, 246A, 246B, 279A, 279B। तो इसको आप लोग याद रखना है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, आंसर अभी आप लोगों को बताया 246A। तो इस तरीके से टॉपिक को तैयार करो, कोई कंफ्यूजन देखने को न मिले। और जीएसटी के बारे में आप लोग देख ही सकते हैं, ये क्वेश्चन अगर किसी को अटेम्प्ट करना हो तो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के सामने पीपीटी में सारे मिल जाएंगे। जब आप लोग देखोगे ये ऑलरेडी यूपीएससी के द्वारा पूछे जा चुके हैं आप लोगों से इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो मैंने इसीलिए आप लोगों को प्रोस क्रोन्स और सारी चीजें बता दी, और यहाँ पर ये एक्स्ट्रा बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आप लोग की होगी। तो इस तरीके से टॉपिक को तैयार करो। अब कभी भी कोई क्वेश्चन जीएसटी से बनेगा तो शायद ही आप लोग यहाँ पर इसको छोड़ोगे। अब कोई आर्टिकल भी आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होगा, है कि नहीं? बताओ कैसा लगा आर्टिकल, फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कोई डिटेल में आप लोग को बता देता हूं, वरना फिर आप लोग कस्टमर केयर पर जाकर यहाँ पर उनको परेशान करोगे। देखो जो इसकी फीस है वो मैं आप लोग को थोड़ा सा बताता हूं, क्योंकि ये जो टीचर यहाँ पर आप लोग क्लास लेने वाले हैं ये ऑफलाइन में क्लास लेते हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो फीस है ये 45 से 50 हज़ार लेते हैं बेसिकली, ये खुद भी टीचर, क्योंकि ऑफलाइन में ये पढ़ा चुके हैं काफ़ी अच्छे से, और आप लोग कई सारे तो शायद इनको जानते भी होंगे, एक टीचर को तो खासकर, ठीक है। और इसके बारे में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये फीस वहाँ पर रहती है। तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल पर्सन इसको सब्जेक्ट को पढ़ाएगा, यानी कि जो इंसान जो है वो पढ़ाएगा वही उसको कंप्लीट करेगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट में कई टीचर नहीं होते हैं, तो इसलिए जो फीस रहेगी वो यहाँ पर इन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर रखी जाएगी। हालांकि इन्होंने कुछ थोड़ा सा एक तरीके से ना, जब इंसान अच्छी जगह पढ़ाता है, एक तरीके से ऑफलाइन में कहीं पर पढ़ाता है, तो इंसान जो है सोचता है कि फीस जो है उसी हिसाब से रखी जाए। पर लेकिन मैंने बहुत ही एक तरीके से रिक्वेस्ट कर फीस को डाउन करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर जो फीस है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी 14,999, ठीक है। क्या ये फीस है? जी हाँ ये फीस है। ये फीस रखी गई है ऑप्शनल सब्जेक्ट की, पूरा कंप्लीट ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा, 4 से 5 महीने का पूरा डिटेल में तसल्ली में कवर किया जाएगा। पर लेकिन अब यहाँ पर बात करते हैं स्टार की। स्टार क्या है? स्टार यहाँ पर यह है कि जो स्टार्टिंग में एडमिशन लेगा, यानी कि ये कोर्स स्टार्ट होगा ये 22-23, उससे पहले जो एडमिशन ले लेगा उसको ये फीस पड़ेगी 11,999 रुपए की, ठीक है। तो यानी कि लगभग 15 की जो है ये लगभग 11-12 यानी कि 3,000 लगभग कम होगी यहाँ पर। अब जो यहाँ पर ऑलरेडी एसएलवी के किसी भी कोर्स में एडमिशन ले चुका है, यानी कि चाहे वो सीडीएस में है, चाहे वो ईपीएफओ एपीएफसी वाले कोर्स में था, चाहे वो अभी यहाँ पर यूपीएससी वाले कोर्स में था, तो उसके लिए ये फीस कितनी रहने वाली है? उसके लिए फीस रहने वाली है 7,999, यानी कि जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुका है उसके लिए फीस रहने वाली है लगभग 50% कम, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बातें जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी, क्योंकि फिर आप लोग वहां पर बार बार वरना उनको परेशान करोगे। तो यानी कि जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुका है उसके लिए अलग से कूपन प्रोवाइड करा दिया जाएगा कि वो बच्चा जो है वो डायरेक्ट इसमें एडमिशन ले सकता है। तो लगभग 8,000 में आप लोगों को ये पूरा ऑप्शन आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, जो कि लगभग 4 से 5 महीने चलने वाला है। और याद रखना ये इंक्लूडिंग जीएसटी है, जीएसटी इसमें 18% जो है वो डायरेक्ट जीएसटी जाएगा, ये समझ लेना। तो ये फीस एक तरीके से इससे कम तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि 500 नंबर का पेपर है भाई साहब, ये आप लोग की जिंदगी बनाने का काम करता है। मैक्सिमम पेपर जो होता है वो एसए और एथिक्स वाले ये आप लोग की मेरिट बनाने का काम करता है। तो इसलिए याद रखना, तो यहाँ पर सोच समझ कर लेना ऑप्शन जो भी लेना है। पर लेकिन जो टीचर हैं
उनकी मैं गारंटी लेता हूं कि आप लोग उनसे पढ़ने के बाद में कभी भी आप लोग डाउट में नहीं रहोगे। उनके ओरिएंटेशन सेशन अभी 1-2 दिन में डाल दी जाएंगे सारे, आप लोग देखना, उससे आप लोग को आइडिया लग जाएगा। सोशियोलॉजी के तो आज ही आप लोगों को 2 सेशन में प्रोवाइड करा दूंगा शाम तक, तो उनको आप लोग देख लेना और उसके बेस पर फिर आप लोग डिसाइड करना आप लोगों को चीज़ों को कैसे लेकर चलना है, ठीक है। तो ये इसके बारे में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। दोस्तों जब पड़ोसी देश कलाकार हो तो हमको भी थोड़ा सा होशियार होना पड़ता है। मतलब क्या है इस चीज़ का, अभी हमारी मिलिट्री के द्वारा ड्रोन इस्तेमाल करने की बात की गई है। तो क्यों किया गया है ये, आखिर हमारे देश के द्वारा डिसीजन क्यों लिया गया है? क्योंकि पड़ोसी इतने कलाकार हैं, कभी तो जमीन के नीचे से गड्ढा खोद के हमारी बाउंड्री के अंदर आ जाते हैं, कभी ऊपर से ड्रोन के थ्रू बंदूकें फेंक देते हैं, कभी नशीली दवाइयाँ या कुछ भी ऐसे जो बेसिकली यूथ को बर्बाद करने वाली चीज़ें वो देश के अंदर बाउंड्री को क्रॉस कर कर फेंक देते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोगों को भी सतर्क रहना पड़ेगा। उसी सतर्कता की ओर बढ़ते हुए हमारी कंट्री की जो आर्म फोर्स है उसने बोला है कि ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इनके ऊपर नज़र रखेंगे। अब इतना तो यार फ्री है नहीं हम लोग 24 घंटे इनके ऊपर नज़र गड़ाए बैठे रहें, तो हम लोग अपनी मशीन लगा देंगे, जब भी कुछ हरकतें होगी वो डिटेक्ट हो जाएगी और तभी जाकर हम लोग उनको उठक बैठक करा देंगे, ठीक है। तो आगे से वो सुधर कर रहेंगे। तो ये जो सारा सिस्टम यहाँ पर किया जा रहा है ये कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में जो डिफेंस फोर्स है उसके अंदर और ज़्यादा मशीन का इस्तेमाल बढ़ाएगा, यानी कि हमारी जो डिफेंस फोर्स में मैकेनाइजेशन अभी आप लोगों को आने वाले टाइम में देखने को और लार्ज स्केल पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये कैसा टॉपिक है यार जिसको आप लोग साइंस और टेक के साथ साथ में डिफेंस के साथ में भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए 2 जगह यूज हो रहा है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ये, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा जिससे आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जैसे अगर आप लोग इस मैप में देख पा रहे हैं तो ये है अपना प्यारा महान भारत। यहाँ पर आप लोगों को एग्जैक्ट बीचों बीच अगर आप लोग देखेंगे तो नीचे वाली जो बाउंड्री होती है एक को बोलते हैं कोस्टल बाउंड्री और ऊपर वाली जो होता है उसको बोलते हैं बेसिकली बॉर्डर एरिया, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया जो है, तो यहाँ पर जो हमारा बॉर्डर एरिया है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है पता है आप लोगों को? बताइए जरा, वीडियो को पॉज करके बताना। 15,200 किलोमीटर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। और जो नीचे वाली बाउंड्री है जिसको हम लोग कोस्टल बाउंड्री बोलते हैं ये है 7,100 बेसिकली 16 किलोमीटर के करीब आप लोगों को ये देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि टोटल हमारी जो कोस्टल जो बाउंड्री है और जो हमारा बॉर्डर है उसको प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए आप लोगों को पता है जब कसाब आया था इंडिया के अंदर में तो कितनी बर्बरता के साथ में उसने लोगों की जान ली। कोई हिंदू कोई मुसलमान कुछ नहीं देखा, सबको एक हत्थे उसने बेसिकली सबके ऊपर गोलियां बरसाई। तो अब हम लोग इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। और यहाँ पर एक बात और बता दूं, जो 7,516 किलोमीटर जो ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बाउंड्री, इसमें अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया और इसी के साथ में लक्षद्वीप वाला एरिया भी आप लोगों का इंक्लूडेड है। तो बेसिक फैक्ट है ये जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी मुद्दा बताता हूँ आगे। मुद्दा यहाँ पर यह कि हमारी कंट्री में जो आर्मी है उसने अनाउंस किया था अभी, और इसी के चलते उसने एक ड्रोन था जिसका नाम भी आप लोग याद रखते हैं, इसको बोलते हैं स्वान ड्रोन, ठीक है। तो स्वान ड्रोन जो है यहाँ पर ये अभी हम लोगों ने अपनी कंट्री में इंक्लूड किया है आर्मी के तहत, जिसको हम लोग सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल कर पाएंगे। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें पाकिस्तान का एक इंसान जो है वो ये बोल रहा था कि इंडिया जो है हमारा नमक खाता है, ठीक है। मुझे एक चीज़ याद आ गई, मैंने कहा हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो नमक होता है वो होता है गुजरात के अंदर में। गुजरात के अंदर में हमारे देश में मतलब बहुत ही लार्ज स्केल पर नमक जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। दूसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा राजस्थान। तो जो सबसे ज़्यादा नमक प्रोड्यूस करने वाला राज्य है गुजरात, वो खुद बेचारे ज़्यादा नमक नहीं खाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा वो सारी सब्जियां जो है मीठी खाते हैं। मतलब हम लोग अपना खुद का नमक हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और पाकिस्तान कह रहे हैं कि इंडिया हमारा नमक खाता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। मतलब वो ये कि कुछ भी बोलना है, बस अपनी बातें रखनी है सामने, ठीक है। लेकिन चलो कुछ तो बोलने के लिए होना ही चाहिए ना। कुछ लोगों ने कुछ लोगों का कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो यही बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो पहले मैं आप लोगों को बेसिक थोड़ा सा ड्रोन के बारे में बताता हूँ। ड्रोन होता क्या है? ड्रोन एक तरीका इंस्ट्रूमेंट आप लोग बोल सकते हैं जो कि रिमोट से इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बिना इंसान के भी मतलब एक तरीके से इंसान की भी जरूरत नहीं होती है उसके अंदर बैठने की, आराम से उसको उड़ाया जा सकता है रिमोट की हेल्प से। और बहुत तरीके से आज के डेट में इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कोविड-19 के टाइम पर मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया। किसी के साथ में अभी यहाँ पर बहुत सारी जगह ऐसे केसेस निकल कर आए जो अमेजन है वो डिलीवरी के लिए इसको इस्तेमाल कर रही है। इसी के साथ में जिन लोगों को कई जगह ब्लड वगैरह चाहिए वो ड्रोन की हेल्प से काफ़ी जल्दी पहुंचाया जा रहा है।
एग्रीकल्चर की फील्ड में आप लोगों को ड्रोन जो है वो खासकर जो दवाई का छिड़काव करता हुआ नजर आएगा, तो किसान की हेल्थ का जो इशू है वो भी वहां पर थोड़ा सा एक तरीके से सही होता हुआ नजर आ रहा है। और अभी हम लोग बोल रहे हैं यहां पर डिफेंस में भी ड्रोन को इस्तेमाल करने के लिए। तो अगर कोई आप लोगों से कोई यूज पूछने लगे ड्रोन के, तो ये 5 तो मोटे मोटे यूज मैंने आप लोगों को डायरेक्ट बता दिए, वरना आज की डेट में जो मशीन है वो बहुत जगह इस्तेमाल की जा रही है। ठीक है, तो ड्रोन जो है लेमैन एक वर्ड है जो कि समझाने के लिए, जैसे बजट बोल देते हैं, वैसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका नाम, जिसको आप लोग नॉर्मल भाषा में बजट बोलते हैं। क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन से संविधान के आर्टिकल में है ये बताइएगा जरा। तो वहां पर बजट नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, पर आम जनता समझ सके इसलिए हम लोग उसको बजट बोल देते हैं। तो ऐसे ही ड्रोन जो है वो एक आम जनता का यूज किया जाने वाला शब्द है। वैसे इसको अनमैन्ड एयरक्राफ्ट बोलते हैं आप लोग यहां पर। ठीक है, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, क्योंकि इसमें कोई आदमी नहीं होता है, इसको आसानी से उड़ाया जा सकता है और खासकर इसको आप लोग बोल सकते हैं कि रिमोट की हेल्प से कंट्रोल किया जाता है। और एक इस्तेमाल तो रह गया ड्रोन का, जो कि सबसे पहले बताना चाहिए था मुझे, माइंड से निकल गया। शादी विवाह में आज के डेट में वीडियोग्राफी करने के लिए काफी लार्ज स्केल पर ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अच्छे शॉट लेने के लिए बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं वो भी आप लोगों को ड्रोन जो है वो इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। तो यानी कि फिल्मकारी में भी आप लोगों को यहाँ पर ये ड्रोन का इस्तेमाल होता हुआ नजर आता है। तो इतने सारे फायदे हैं ड्रोन के। तो ड्रोन जो है यहाँ पर एक तरीके से एक ऐसी मशीन है जो कि आसानी से चीजों को कंट्रोल कर आप लोग उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और 5 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। इसको 5 कैटेगरी में, मतलब नैनो हो गया, माइक्रो हो गया, स्मॉल हो गया, मीडियम हो गया, लार्ज हो गया, इनके वेट के हिसाब से। जैसे जो नैनो ड्रोन है वो 250 ग्राम का है, 250 ग्राम या फिर उससे नीचे। जो माइक्रो हो गया वो 250 ग्राम से 2 किलोग्राम तक की कैटेगरी में आता है। इसी के साथ में जो स्मॉल हो गया वो 2 किलोग्राम से 25 किलोग्राम की कैटेगरी में आता है। मीडियम हो गया 25 से लेके 150 किलोग्राम की, और लार्ज हो गया जो 150 किलोग्राम से बड़ा हो गया। तो यानी कि लार्ज तो एक छोटा सा हवाई जहाज टाइप में आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो ये इस्तेमाल अगर हम लोग कर रहे हैं तो अपने देश के अंदर में सिक्योरिटी हम लोग बढ़ा रहे हैं, और बहुत सारी जगह मशीन अगर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये भी बोला जा रहा है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा ड्रोन से रिलेटेड हमारी कंट्री में एक फंक्शन में एक तरीके से ना एक पाथ रखा गया था कि हम लोग अपने देश में ड्रोन को काफी लार्ज स्केल पर इस्तेमाल करेंगे। तो उस टाइम पर मुझे अभी याद है उन्होंने कहा था कि आने वाले टाइम में ड्रोन जो है वो बहुत ही ह्यूज स्केल पर इस्तेमाल किया जाना है, तो इसलिए इसके इस्तेमाल को रेगुलेट करना जरूरी है। तो उसके बारे में उस टाइम पर काफी सारे जो है एक तरीके से आर्टिकल भी आए थे। आप लोग अगर कभी किसी ऐसे रोबोट शो में जाएंगे जहां पर रोबोट से रिलेटेड चीजें दिखाई जाती हैं, तो वहां पर लड़ाई करते हुए भी रोबोट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, डांस करते हुए भी रोबोट देखने को मिलेंगे, कई जगह आप लोगों को खाना प्रोवाइड कराते हुए भी ड्रोन देखने को मिलेंगे या रोबोट देखने को मिलेंगे। तो यानी कि आने वाले टाइम पे यहाँ पर रोबोटिक सिस्टम जो है वो एक काफी बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो यहाँ पर उसके चलते मानव रहित युद्ध की बात की जा रही है, यानी कि अनमैन्ड कॉम्बैट सिस्टम। आने वाले टाइम में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि इंसान नहीं रहेंगे, इनका इख्तियार जो किया जाएगा वो टेक्नोलॉजी का किया जाएगा। वेपन वगैरह इस्तेमाल करने के लिए फ्यूचर जो वॉर होगी वो एक अलग ही लेवल पर खेली जाएगी। लोगों का इस्तेमाल काफी कम आप लोगों को वहां पर नजर आएगा। अगर बात करें तो यहां पर एक तरीके से कई बार बोला जाता है कि अनमैन्ड जो कम्बैट सिस्टम है, तो बोला जा रहा है कि गोइंग टू बी द न्यू एज वेपन ओवरटर्निंग द रूल ऑफ फ्यूचर वॉर। हालांकि कोई ऐसी नहीं, कोई इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन आप लोग यहां पर बोल सकते हो, पर लेकिन फिर भी एक मोटे मोटे तौर पर अंडरस्टैंड करने वाली बात यहां पर यह है कि आने वाले टाइम में यहां पर इनका बहुत लार्ज स्केल पर इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। चाहे आप लोग वेट के मामले में बात करें, एक तरीके कोई टास्क उनको दी जाए यहां पर, चाहे चीजों को कंट्रोल करने के मामले में बात करें, चाहे लड़ाने के बारे में बात करें, चाहे एक नेटवर्क सिस्टम क्रिएट करने के बारे में बात करें, तो बहुत लार्ज स्केल पर अभी डीप स्पेस में, इसी के साथ में यहां पर अनमैन्ड एयर व्हीकल यूज किए जा रहे हैं, ग्राउंड अनमैन यूज किए जा रहे हैं, सरफेस अनमैन और अंडर वाटर भी यहां पर कई सारे रोबोट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ताकि समुद्र के अंदर भी जाकर चीजों को देखा जा सके। मतलब जहां पे भी हम लोगों को यह लगता है कि इंसान को कोई नुकसान यहां पर हो सकता है, तो वहां पर इंसान को न भेजकर हम लोग मशीन को भेजते हैं, क्योंकि अगर कल को टूट फूट भी जाएगी हम लोग दूसरी बना लेंगे जरा सा टाइम और जरा सा पैसा लगाकर। पर सोचो इंसान जो एक ऐसी एक तरीके से मशीन है जो कि अगर टूट जाए तो बेसिकली उसको बनाना मुश्किल हो जाता है। यानी कि एक तरीके से इंसान जितनी एक सिस्टमेटिक और कॉम्प्लिकेटेड मशीन जो है वो बनाना पॉसिबल नहीं है, उसको बस एक प्राकृतिक रूप से ही एक तरीके से पैदा किया जा सकता है। पर लेकिन मशीन अगर खराब हो गई तो मशीन को हम लोग फिर से बना सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर देखने को मिली कि हाँ हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे ताकि अपने लोगों को बचा सके, वरना बहुत लोगों की जान जाती है जब भी लड़ाई होती है। अगर बात करें यहां पर इंटरनेशनल सिचुएशन को, अगर आप लोग देखोगे जिस तरीके की वॉर होती जा रही है,
कहीं ना कहीं आप लोग सोच सकते हैं जैसे साइबर वॉर हो गया, ठीक है, इंसानों का इस्तेमाल ही नहीं है और वायरस का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो एक तरीके से बायो वेपन बोला जा रहा है इनको, ठीक है। इसी तरीके से अभी यहाँ पर रोबोटिक्स आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे जमीन पे लड़ाई होती हुई बहुत कम नजर आएगी, कमरों में बैठ बैठ कर लोग जो हैं वो लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, साइबर ये हो गया, ये सारी जो आप लोग आने वाले टाइम में ना टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल रहेगा, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अनमैन कम्बैट सिस्टम जो है वो आप लोगों को नजर आएगा यहाँ पर, जो ग्रेजुअली एक काफी बड़ा डिफेंसिव तौर पर भी यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो हमारे देश में भी उसी ओर ये बढ़ता हुआ आप लोग कदम बोल सकते हैं, ताकि कल को चलकर अगर कोई भी किसी भी तरह की कंडीशन है उसको सुधारा जा सके, ठीक है। आप लोग देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर सारी चीजें हैं आज के डेट में, किस तरीके से सिस्टम जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। तो इसके चलते आने वाले टाइम में इस चीजों पर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि हम लोग किसी से पीछे न रह जाए। पता चला लोग जो हैं वो आकर हमारे सर पर नाचने लगे, तो यहाँ पर हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल, रिमोट सेंसिंग, इन सब चीजों का इस्तेमाल कर कर अपने आप को भी उस लेवल पर ले जाकर रख रहे हैं, ताकि सही से हम लोग चीजों को लेकर चल सकें। तो हमारे देश में इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी हम लोगों ने क्या किया था, अपनी कंट्री में एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात भी की, जिसको हम लोगों ने क्या बोला यहां पर, इसको हम लोगों ने स्वाम यानी कि स्मार्ट वॉर फाइटिंग एरे ऑफ रिकॉग्निशन मॉड्यूल ड्रोन बोला। तो ये एक तरीका सिस्टम आप लोगों को यहां पर देखने को मिला, जो कि काफी हल्का भी है, एक तरीके से हल्का फुल्का एक सिस्टम है, काफी लाइट है, और यहां पर कहीं ना कहीं एक तरीका आप लोग बोल सकते हैं कि नियंत्रित सिस्टम है, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं एक तरीके से अच्छे लेवल पर, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एडवांस कम्युनिकेशन इसमें देखने को मिलेगा। एक तरीके से ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि एक आपस में भी ये बात कर सकते हैं, अगर ड्रोन जा रहे हैं उनको इस तरीके से लाने की कोशिश की जा रही है। इसके अंदर काफी लार्ज स्केल पर आप लोग पेलोड भी इसके अंदर आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। एल्गोरिदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के द्वारा इनको इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह, कल को कोई भी जवान जो है वो लड़ रहा है वहां पर, ठीक है, तो वहां पर सोचो कि बारिश होगी, ठीक है, या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, या बर्फ पड़ता रहा, भाई साहब मशीन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, कुछ भी होता रहे, उस सिस्टम से ऐसे बनाया जाएगा कि उस पर कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ेगा। स्पीड जो है उसकी इतनी शानदार देखने को मिलेगी, और इसी के साथ में शानदार तरीके से उसका जो आप लोग सिस्टम जो क्रिएट किया जाएगा वो काफी सिक्योर भी आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। एक इंसान को कोई काम करने के लिए बोल दे तो वो थक जाता है कि यार हाँ अब मेरा बेसिकली मन नहीं कर रहा है, ठीक है, या फिर उसकी एज बढ़ती है तो भी दिक्कत हो जाती है। पर लेकिन यहाँ पर ऐसा आप लोग कुछ नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर बात करेंगे हाई स्पीड और एजिलिटी, यानी कि एक तरीके से चुस्ती आप लोग उसके अंदर देखने को मिलेगी काफी अच्छी, यानी कि चीज जो है वो डाउन होती नजर नहीं आएगी, ठीक है। डिफरेंट मिशन पर इनको लगाया जा सकता है। इसी के साथ में यहाँ पर ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्निशन भी फीचर लगाया जा सकता है कि कोई भी दिखे और झड़ाके से उसको मार देना है। सबसे बड़ी बात बताऊं, आज की डेट में थर्मल सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है काफी लार्ज स्केल पर। थर्मल रिकॉग्निशन यानी कि अगर एक इंसान की डेथ हो जाए तो उसकी बॉडी जो है वो पड़ी रहेगी सुस्त, बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है जैसे इंसान की जान जाती है बॉडी पर। लेकिन अगर इंसान जिंदा है तो उसकी बॉडी आप लोगों को गर्म देखने को मिलेगी। उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, कहते हैं कि इससे ऊपर टेम्परेचर चला गया तो इंसान को बुखार हो जाता है। बताइए नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी के अंदर का क्या है? अगर उस टेम्परेचर से नीचे जब बॉडी एक तरीके से उसके अंदर से जीवन खत्म हो जाता है तो वो बॉडी का टेम्परेचर काफी कम हो जाता है। कम क्या, बिल्कुल ना के बराबर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उस टाइम पर अगर हम लोगों ने ड्रोन लगा रखे हैं यहाँ पर जो थर्मल रिकॉग्निशन करते हैं, तो झाड़ी में अंधेरे में भी किसी इंसान को देखकर उसके ऊपर वो टारगेट लगा सकते हैं और वो पहचान लेंगे कि ये जिंदा है कि मर गया है, ठीक है। तो बॉडी का टेम्परेचर 98 के करीब आप लोगों को देखने को मिलता है। तो 98, मेरा तो थोड़ा सा ज्यादा रहता है, मेरा बॉडी तो हर टाइम ना एक तरीके से थोड़ी सी मतलब एज कंपेयर टू नॉर्मल के थोड़ी गर्म रहती है, गर्मी मुझे ज्यादा लगती है। तो मैंने अक्सर देखा है कि मेरा जो टेम्परेचर है वो 99 के एयरफेयर में, मतलब आसपास 98-99 के एयरफेयर में देखने को मिलता है, ठीक है। तो बात करें जैसे ही 100 के ऊपर जाता है तो इंसान को बुखार होने लगता है। 100 हो गया, 101 हो गया, 102 हो गया, तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है आने वाले टाइम में, ताकि इस तरीके से हम लोग चीजों को टारगेट कर सकें, ठीक है। तो है ना बड़ा शानदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक। थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग इसको देखते हैं। बोला जा रहा है कि व्हाट आर द इनिशिएटिव ऑफर्ड बाय आवर गवर्नमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ ड्रोन यूज, कि ड्रोन के इस्तेमाल के लिए हमारी सरकार ने क्या क्या चीजें जो हैं वो ऑफर की जा रही हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है अपने आप में, इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। क्वेश्चन बन जाए ड्रोन से रिलेटेड तो आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे मैंने एग्रीकल्चर के बारे में बात की आप लोगों से, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे रोल हैं। ड्रोन का इस्तेमाल बहुत सारी जगह किया जा रहा है, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की बात हम लोग कर रहे हैं। यानी कि एक ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए कि पता रहे कि हाँ ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल करना है। पता चला अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, गलत उसके एक तरीके से फायदे उठाए जा रहे हैं। तो एक ढांचा बनाना काफी ज्यादा जरूरी है उसके लिए, ताकि ढंग से इस्तेमाल कर सकें। इसीलिए हमारी कंट्री में गवर्नमेंट के द्वारा ड्रोन रूल लेकर आए गए 2021 के,
जिससे कि प्लानिंग को बढ़ाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उसका इस्तेमाल करें सिस्टमेटिक वे में, कोई गलत कर रहा है तो उसको सजा भी दी जा सके, तो वो भी जरूरी है यहाँ पर। तो एक बैलेंस बनाना जरूरी है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पर यूपीएससी ने 2020 में। यूपीएससी को पता है कि ड्रोन का इस्तेमाल होने वाला है, तो बोला गया कि ड्रोन का यूज़ कहाँ कहाँ कर रहे हैं। एग्रीकल्चर खेतों में हम लोग स्प्रे करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। कई सारे एक्टिव वोल्केनो हैं। अब इंसान तो जाकर झांकेगा नहीं, ज्वालामुखी फट रहा है उसमें अपना मुंह देगा क्या जाकर? कभी चूल्हे के ऊपर में पतीली रखो, उसके ऊपर पानी रखो, उसको और उबलने दो, उसके ऊपर मुंह ले जाके देखना, करना मत, ऐसा जल जाएगा, ठीक है, इतनी तेज भाप आती है। तो वोल्केनो में जाकर कौन झांकेगा? ड्रोन झांकेंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर ब्रेथ सैंपल फ्रॉम द जो यहाँ पर बेसिकली डीएनए एनालिसिस के लिए यहाँ पर बात की जा रही है वेल्स के। अब उसके पेट में कौन जाएगा? अब अवतार मूवी तो है नहीं यहाँ पर कि वेल के ऊपर बैठकर हम लोग क्लब दिखा रहे हैं, वहाँ पर कबड्डी खेल रहे हैं, हमारी दोस्त बन गई वेल, ठीक है। तो वहाँ पर कौन काम करेगा? वहाँ पर भी आप लोग का ड्रोन ही इस्तेमाल जो है वो होता हुआ नजर आएगा। तो क्या है सही आंसर? ए में बोला गया 1 2, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 1 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर डी हो गया, ठीक है। किस किसी ने देखी है अवतार मूवी? देखी है? जो अवतार नई वाली आई है, पुराने वाली नहीं, अभी नई वाली, बताना जरूर। हमारे देश में अभी यहाँ पर जो स्वार्म ड्रोन है हम लोगों ने अपनी कंट्री में ऐड किया, तो उसके बारे में कुछ बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है एग्जाम के अंदर में। बोला क्या गया है कि जो स्वार्म ड्रोन है यहाँ काफी छोटा और काफी हल्का होता है। यहाँ पर एक तरीका एरियल व्हीकल है जो कंट्रोल कर सकता है सेम स्टेशन को, यानी कि कैन बी कंट्रोल फ्रॉम द सेम स्टेशन, से उनको कंट्रोल किया जा सकता है। स्वार्म ड्रोन जो है वो एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। दूसरा यहाँ पर ये बोला गया कि ये वैरायटी ऑफ पेलोड जो है वो सिंगल मिशन में यहाँ पर ले जा सकते हैं। तीसरा बोला गया कि यहाँ पर एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जाता है। सही आंसर क्या है? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। यानी कि 1 स्टेटमेंट सही है, 2 स्टेटमेंट सही है, 3 स्टेटमेंट सही है, या फिर कोई सी भी स्टेटमेंट, या फिर सारी स्टेटमेंट सही है। तो अभी मैंने बड़ी ही प्यार से आप लोगों को समझाया था कि ये एक दूसरे के काफी दिलों के करीब हैं और एक दूसरे से बात कर सकते हैं, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो एक दूसरे से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई। यही सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाई थी। ऑल वेदर में इस्तेमाल कर सकते हैं, सारी स्पीड रहती है, मस्त तरीके से काम करते हैं, ठीक है। और ये हो गया आंसर राइटिंग का क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी आप लोगों को क्या हो गया यहाँ पर, ये पूरा जो आप लोगों ने समझा, पूरा सिस्टम समझ लिया कि हम लोग क्यों इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिक जो सिस्टम है ड्रोन के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछ ले, वो आप लोगों को समझा दिया। और जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयारी करें, टेंशन मत लेना, सारे के सारे नोट्स आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में मिल जाते हैं, तो इसलिए उसको जाकर देखना, ठीक है। बाकी यहाँ पर क्या बेसिक चीजें हैं, किस तरीके से हमारा जो स्वार्म सिस्टम है हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया गया और ये है आंसर राइटिंग के लिए। तो टॉपिक तैयार, अब आप लोग किसी को पढ़ा भी दोगे ये टॉपिक, तो ऐसे तैयार करने हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो बताना, फीडबैक देना कि जहां पर डाउट हो उसको आगे डिस्कस कर लेंगे फिर, ठीक है। तो डाउट नहीं रखना है। दोस्तों इस आर्टिकल को अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी के साथ में कोरिलेट करके देखें, मान लीजिए आप लोगों ने किसी पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, पर आप लोग उसमें फोकस नहीं दे रहे हैं, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं, मन किया तो कभी मूवी देखने चले गए, आज मन ही नहीं है पढ़ने का। मतलब कि मन भी ऐसा हो गया है कि जब वो होगा तो ही हम लोग पढ़ेंगे और नहीं मन होगा तो नहीं पढ़ेंगे। अगर ये वाली डामाडोल सिचुएशन में आप लोग चल रहे हैं, तो एग्ज़ाम में जब भी सिलेक्शन होने की बात आएगी तो उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा जिनका मन नहीं था फिर भी वो पढ़ रहे थे। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप लोगों ने डिसाइड किया है कोई काम करना है, तो आप लोगों का मन जो है वो उसके बीच में कभी नहीं आना चाहिए। आप लोग देखो, अगर आप लोग सिलेक्शन नहीं लोगे, आप लोग नहीं पढ़ोगे, तो क्या हुआ? इसमें किसी और का थोड़ा ना कुछ बिगड़ रहा है, आप लोगों का बिगड़ रहा है, पर लेकिन जो पढ़ रहा है, जो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन में देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कंट्री को कोई प्रोडक्ट बेचना है और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो कंट्री इतनी अच्छी प्रोवाइड नहीं करा पा रही है ताकि लोग जो हैं उस प्रोडक्ट को खरीदें, और कोई और कंट्री है, दूसरी कंट्री, वो उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छे प्रोवाइड करा रही है, तो उस कंट्री का लोग जो है वो सामान खरीदेंगे, उस कंट्री की जो सेल है वो सबसे ज़्यादा बढ़ेगी, उस कंट्री का एक्सपोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ेगा, उस कंट्री में जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा क्रिएट होगा, उस कंट्री की एक तरीके से अर्थव्यवस्था जितनी बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा वहाँ पर लोगों की प्रोस्पेरिटी भी बढ़ेगी, यानी कि लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। अभी ये सारी कहानी मैंने क्यों बताई? इसलिए बताई क्योंकि जब से कोविड-19 आया तब से लेके चाइना की बहुत सारी बदतमीजी देखने को मिली। उन बदतमीज में एक बदतमीजी तो ये थी कि चाइना ने जब अपना बॉर्डर बिल्कुल बंद कर दिया तो बहुत सारा सामान जो है दुनिया उससे खरीदती थी, वो सारा सामान दुनिया नहीं खरीद पाई। इवन मैंने आप लोगों को बताया था कि गाड़ी की सर्विसेज भी जब लोग करा रहे थे ना,
मैं खुद बताता हूँ आप लोगों को, नॉर्मल अगर बात करेंगे और उसके कंपेयर में 4 से 5 गुना टाइम जो है वो वहाँ पर सर्विसिंग में लग रहा था, क्योंकि कोई भी उसका जो पुर्जा है, जो प्रोडक्ट है, वो उनको नहीं मिल पा रहा था। मैक्सिमम चीज़ें चाइना से इंपोर्ट कर रही थी। इसीलिए हर एक कंट्री ने कोशिश की कि यार ये जो डिपेंडेंसी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा। तो अभी उसी के लिए बहुत सारे काम किए गए। इसमें 3 कंट्री साथ में मिलकर आए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 3 कंट्री कौन है? एक साइड में तो अपनी ही कंट्री होगी, दूसरी साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा जापान, और तीसरी साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये 3 कंट्री मिलकर आई और इन 3 कंट्री ने बोला कि यार कम से कम हम लोग अपने रीजन में, जहां पर चाइना के ऊपर बहुत सारी डिपेंडेंसी है कि चाइना ठीक है तो सब कुछ सही है, चाइना को दिक्कत होगी तो सबको दिक्कत है। उन्हें कहते हैं कि पहले आप लोगों ने सुना होगा कि ऐसा बोला जाता है नॉर्मली इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के लिए कि अगर यूएसए को छींक आ गई तो ये समझो कि पूरी दुनिया को जुकाम हो गया। ऐसी सिचुएशन अभी यहां पर चाइना के साथ में देखने को मिली। चाइना को छींक आ गई, छींक आई मतलब चाइना को कोरोना हो गया, ठीक है। तो कोरोना की छींक आई तो दुनिया में दिक्कत हो गई। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रोडक्ट जो है वो पहुंचने एक तरीके से बंद हो गए, और छोटे छोटे लेवल पर भी। और हमारी तो कंडीशन इतनी खराब है कि हम लोग मैक्सिमम चीजें जो है वो इंपोर्ट करते हैं, और उसमें बहुत बड़ा पोर्शन जो इंपोर्ट करने का रहता है वो होता है जो हम लोग दवाइयाँ यानी कि मेडिसिन बनाते हैं। तो दवाइयाँ बनाने के लिए जो हम लोग प्रोडक्ट खरीद कर लेकर आते हैं वो भी मैक्सिमम हम लोग चाइना से खरीद कर लेकर आते हैं। तो अगर वो प्रोडक्ट भी हम लोग चाइना से नहीं ला पाएंगे तो हमारे देश में हम लोग मेडिसिन तक नहीं बना पाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ा रीज़न रहा जिसके चलते बहुत सारी प्रॉब्लम हम लोग को फेस करनी पड़ती है जब किसी के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं आप लोगों को, ये सेम सिस्टम आप लोगों को यूएसए का भी देखने को मिलेगा। यूएसए भी काफी हद तक यहां पर चाइना के ऊपर डिपेंडेंट था, तो उसने अभी यहां पर काफी सारी चीजें जो हैं वो अपनी कंट्री के अंदर चेंज की है। एक प्रोडक्ट होता है जिसको बोलते हैं एपीआई। एपीआई का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। मतलब जो दवाई बनाने में, जो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग कई बार कैप्सूल लाते हैं, दवा कैप्सूल आप लोग क्या लाएंगे कैप्सूल तो डॉक्टर आप लोगों को देगा जब बीमार होते हैं। कभी उस कैप्सूल को खोल के देखा है? किस किस ने उस कैप्सूल को खोल के देखा है? तो उसमें आप लोगों को पाउडर सा मिला हुआ मिलेगा, पाउडर टाइप का, ठीक है। तो वो जो पाउडर रहता है वो एक तरीके से एपीआई रहता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, जिसके बेस पर दवाइयां बनाई जाती हैं। तो वो मैक्सिमम हम लोग चाइना से और बाहर से इंपोर्ट करते थे। इवन यूएस से भी काफी हद तक चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहता था। अब उसने काम करना स्टार्ट किया तो अब उसके देश में वो प्रोडक्ट जो है वो बनना स्टार्ट हुए। अब सिचुएशन जो है वो सुधरना स्टार्ट हुई। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके चलते मेडिसिन के फील्ड में हमारी कंट्री जो है जेनरिक दवाई बनाने में सबसे ज्यादा टॉप पर है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जेनरिक दवाई में हम लोग को रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो करना नहीं होता है। इसको समझाने के लिए एक थोड़ा सा उदाहरण देता हूं मैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए एक इंसान है, उस इंसान ने बैठकर एक पर्टिकुलर कोई फोन बनाया बहुत ही मेहनत करके। तो इसने फोन बनाया और इसने इस फोन को बनाकर इसका पेटेंट ले लिया कि ये फोन मेरा है, यहाँ पर ये इसका पेटेंट हो गया, और ये फोन जो है पूरी एक तरीके से मुझे रॉयल्टी देगा, जब भी बेचेगा जाएगा मार्केट में तो मुझे पैसा मिलेगा। पर लेकिन ये जो पेटेंट होता है इसका एक ड्यूरेशन रहता है, कई बार 10, 15 से 20 साल तक आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जब वो पेटेंट हट जाता है तब यहाँ पर उसको कोई भी प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। उसको हम लोग जेनरिक बेसिकली सिस्टम बोल देते हैं। तो हमारी कंट्री में ये काफी लार्ज स्केल पर यूज किया जाता है, और हम लोग खुद तो फायदा उठाते ही उठाते हैं। जब यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर जब दवाइयाँ भेजने की बात आती है उस टाइम पर भी हमारी कंट्री में से बहुत लार्ज स्केल पर, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया या फिर जो दूसरे गरीब देश हो गए, तो काफ़ी लार्ज स्केल पर दवाइयाँ जो हैं हमारे वहाँ से वहाँ पर पहुँचाई जाती हैं। और आप लोगों को बता दूँ इंटरेस्टिंग चीज़, हमारा देश जो है मेडिकल टूरिज्म में काफ़ी सारी अर्निंग करता है। मेडिकल टूरिज्म क्या है? कुछ ऐसे लोग जो कि हमारे देश में अपना इलाज करवाने आते हैं, किस लिए? क्योंकि हमारे देश में इलाज सस्ता है। तो ये भी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे फायदे हैं इस चीज के, हम लोग एक अच्छी कैटेगरी में अपने आप को रख पाते हैं। पर लेकिन इन सब के पीछे एक चीज आएगी निकलकर, वो है कि हमारी कंट्री में हम लोग कितने अच्छे से चीजों को मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई साहब कोई और प्रोडक्ट बना रहा है, उससे प्रोडक्ट लाए खरीद कर और उसका प्रोडक्ट खरीदा और किसी और को बेच दे ले जाकर। तो बिचौलिया नहीं बनना है यार, अपने आप को मैन्युफैक्चरर हम लोग को बनाना पड़ेगा। उसी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमारे देश में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लेकर आया गया। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का मतलब क्या था? अपने ही देश में प्रोडक्ट बनाएंगे, अपना ही रॉ मटेरियल यूज करके या फिर बाहर से रॉ मटेरियल लाके बनाने के बाद में उसको लोगों को बेचेंगे और उससे पैसा कमाएंगे, अपने देश में जॉब क्रिएट करेंगे, अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ाएंगे। तो पूरा काम किया गया। एक मोटे मोटे तौर पर एक इंटरेस्टिंग चीज अगर आप लोग हिस्ट्री उठाकर देखोगे ना, एक चीज आप लोगों को समझ में आएगी। यूके ने पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कैसे लिया? क्योंकि वो स्टार्टिंग में मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। मतलब अपने यहाँ पर सामान बनाने की दुनिया भर की मशीनें उसने लगा डाली। आप लोगों को पता होगा हमारे यहाँ से कपास तक का, जैसे कपास नहीं होता रुई, उसको ले जाकर यहाँ पर ये अपने देश में ले जाते, फिर कपड़ा बनाते और फिर हमारे देश में लाकर उसको बेच देते।
तो यानी कि रॉ मटेरियल काफी लार्ज स्केल पर उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया और हमारे यहां पर बना बनाया प्रोडक्ट बेचने लगे। तो हमारे रॉ मटेरियल यूज करके हम ही को मार्केट बना दिया और अपना प्रॉफिट यहां पर कमा रहे हैं दबाकर, अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे रहे हैं यहां पर। तो हमारी कंट्री की खस्तालत होना स्टार्ट हो गई। तो ये चीजें हम लोगों को ये समझ में नहीं आई। हम लोगों को अब ये चीजें समझ में आना स्टार्ट हुई कि चाइना कैसे दुनिया में सबसे आगे निकल गया, क्योंकि उसने सारे प्रोडक्ट जो है वो अपने यहां पर बनाने स्टार्ट किए। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा सुई से लेके हवाई जहाज तक चाइना के अंदर सारी चीजें मैन्युफैक्चर की जाती है और ये मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, अपने यहां पर काफी लार्ज स्केल पर लोगों को इंप्लॉयमेंट जनरेट करके भी देता है। तो ये किसके बेस पर है? ये मैन्युफैक्चरिंग हब बना है। क्यों बना है? क्योंकि यहां पर काफी लार्ज स्केल पर गवर्नमेंट का सपोर्ट देखने को मिलता था। गवर्नमेंट यहां पर प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव जैसी स्कीम हमारे देश में चलाई जा रही है, ऐसे बहुत सारे इंसेंटिव यहां पर चाइना देता था। और चाइना में एक चीज ऐसी है जो कि नॉर्मली कहीं जल्दी से देखने को मिलती नहीं है। आप लोग बोलोगे बताओ बताओ वो कौन सी चीज है सर, जल्दी बताओ। वो चीज है यार लैंड। आप लोग बोले क्या बात करो सर, इतनी सारी जमीन हमारे यहाँ पर है। हमारे यहाँ पर जमीन नहीं है क्या? हमारे यहाँ पर जमीन है, पर लेकिन हमारे यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी में आती है। और अगर चाइना के अंदर आप लोग जाओगे तो मैक्सिमम जो पोर्शन है वो यहाँ पर गवर्नमेंट के हाथ में है। सोचो अगर एप्पल कंपनी है वो चाइना में जाती है और कहती है कि यार मुझे एक बहुत बड़ा प्लांट लगाना है लगभग 100 एकड़ का। चाइना कहेगा ठीक है कल आ जाना, शाइन करके चला जाना, कोई टेंशन नहीं है, अगले दिन वहां पर काम स्टार्ट हो जाएगा। पर लेकिन अगर सेम प्लांट अगर हमारे देश के अंदर लगाना पड़ जाए तो पहले यहां पर गवर्नमेंट जो है वो जमीन का जुगाड़ करेगी, लोगों से जाकर बातें की जाएगी, उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी भाई साहब ये जमीन बेच दो, मार्केट आप लोगों का जो प्राइस है उसके आप लोगों को 3 से 4 गुना प्राइस मिलेंगे। उसमें भी कई सारे लोग जो है बेचने से मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि जमीन के साथ में लोग जो है वो काफी इमोशनली जुड़े हुए हैं। हमारे यहां पर जमीन को देख देख कर लोगों की शादी होती है, कितने बीघे जमीन इसके हिस्से में आती है, समझ रहे हैं आप लोग यहां पर। तो इसलिए हमारी कंट्री में ये प्राइवेट अफेयर हो जाता है। तो इसकी वजह से बहुत सारी कंपनी अगर अपना बेस बनाती हैं, कुछ और काम करना स्टार्ट करती हैं, तो लैंड एक काफी बड़ा इश्यू बनता है। इवन आप लोगों ने देखा होगा हमारे देश में कई बार जमीनों को लेकर लोगों की लड़ाई हो जाती है, गोलियां चल जाती है, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ऐसी कंडीशन है। दुनिया भर के केसेस आप लोगों को जब कोर्ट में जाओगे वो जमीन के डिस्प्यूट यानी कि जमीन के ऊपर लड़ाई के आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये काफी बड़ा रीजन है हमारे देश में जिसकी वजह से प्रॉब्लम निकल कर आती है कि बाहर की कंपनी हमारे देश में प्रोडक्ट बनाने नहीं आती है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगी कि हमारे देश में लेबर तो बहुत है, दुनिया भर के लोग आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, पर लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वीडियो को पॉज करके बताओ, देखता हूं कौन कौन गैस कर पाता है आप में से। क्या सोच पा रहे हो आप लोग? ये चीजें सोचा करो यार थोड़ा सा, क्योंकि अगर ये चीजें आप लोग सोचोगे नहीं, जब मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं तो अपने आप को थोड़ा सा पॉज किया करो और वहां पर सोचा करो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। और आंसर जब मैं बताऊं उससे पहले अपना आंसर एक बार लिख लिया करो, उसके बाद में देखा करो। इससे क्या रहेगा, कोई भी चीज जो है वो आप लोग आगे आने वाले टाइम में भूलोगे नहीं और लंबे समय तक याद रखोगे, और गलत होगी तो यहीं पर ही गलत हो जाएगी। और इंटरव्यू में आंसर कैसे देना है वो आप लोगों का तैयार हो जाएगा। तो ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा तो गैस करो कम से कम यार, कौन सा टैक्स लग रहा है आप लोगों को यहाँ पर, ये तो बताइए। अगर आप लोग उसको गैस कर लोगे एक बार तो सोचो क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो है हमारे देश में स्किल की, यानी कि लेबर तो है पर स्किल्ड लेबर नहीं है, एजुकेशन लेवल अप टू द मार्क नहीं है। सबसे बड़ा सिस्टम जो मुझे अपने देश का दिखता है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक मुझे लगता है, और कहीं ना कहीं मैं इसको लेकर कई बार तो मैं मतलब ऐसा लगता है कि यार ऐसा क्यों है। आज भी हमारे देश में बाबा आदम के जमाने का एजुकेशन सिस्टम फॉलो किया जा रहा है। जो किताबें मैंने पढ़ी वही किताबें कभी एक तरीके से पापा ने पढ़ी, वही किताबें बाबा दादा ने पढ़ी, वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ उसी पैटर्न पे, और उसका मार्केट के साथ में कोई रिलेशन नहीं है। तुम पीएचडी भी कर लो ना अगर आज की डेट में, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुमको जॉब मिलेगी, ठीक है। तो किसी भी चीज का कोई कनेक्शन नहीं है। अगर तुम अच्छे से अच्छी एक इंजीनियरिंग कॉलेज से जा रहे हो, उसके बाद में भी आप लोग की ट्रेनिंग होती है, फिर 4 साल तक इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या किया। तो एक तरीके से एजुकेशन सिस्टम को ऐसा करना चाहिए ताकि उसको एक जो इंडस्ट्रीज जो है हमारे देश में जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एजुकेशन प्रोवाइड करवाओ, या फिर तो बहुत सारे ऐसे लूप होल है। लैंग्वेज एक इतना बड़ा बैरियर है जो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम ऐसी है कि लोग बहुत सारे लोकल लैंग्वेज में चीजें समझते हैं, पर इंजीनियरिंग पूरी इंग्लिश में होती है। और 3 डेट में आप लोगों ने देखा होगा वो बंदा जो है इतना प्यार करता है मशीन से, अगर लैंग्वेज को लेकर अगर वो अपना काम नहीं कर पाता तो एक अच्छा इंजीनियर जिंदगी में नहीं बन पाता, एक अच्छा साइंटिस्ट जिंदगी में इंसान नहीं बन पाता। तो ये जरूरी है कि इस बैरियर को भी यहां पर रिमूव करना है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें मैंने बताई हैं ये इंटरव्यू में भी काम आ सकती हैं आप लोगों को, ये आंसर राइटिंग में भी पॉइंट्स आप लोग यूज कर सकते हैं। और अभी जो आर्टिकल है उसमें अंदर मैं आप लोग कुछ बातें बताने वाला हूं। हमारे देश में अभी यहां पर आप लोगों ने देखा होगा एप्पल कंपनी जो है वो भी अपना मैन्युफैक्चरिंग हब लगा रही है, और भी कई सारी कंपनी हमारे देश में आ रही है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट यहां पर प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम लेकर आ रही है नहीं मतलब ला चुकी है, ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट की जा रही है। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट ये कहते हैं कि आजा भाई एप्पल हमारे देश में तू फोन बनाकर
अगर तुम हमारे देश में फोन बनाओगे तो हम तुम्हें सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर जो टैक्स लग रहा है मान लीजिए वो 18% लग रहा है, अगर तुम हमारे देश में लाकर ये प्रोडक्ट हमारे देश में बनाकर ये प्रोडक्ट बेचोगे तो हम तुमको 12 की जगह वो 18 की जगह 12% टैक्स लेंगे, ठीक है, यानी कि 6% की छूट हम लोग तुमको दे देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे कोई भी कंपनी हमारे देश में आएगी और प्रोडक्ट बनाएगी, बाहर बेचेगी। तो इसी के चलते यहां पर ये बात की जा रही है, तो कई सारे इंसेंटिव, कई सारी छूट दी जाती है। तो 4 से लेकर 6% तक जो सेल इससे बढ़ जाती है, गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडिया में हो रही है, तो सोचो आप लोग यहां पर कितना फायदा होगा। मोबाइल फोन जो हम लोग मैक्सिमम बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं और बाहर की कंपनी हमारे देश में आकर बनाती है, उसके कंपोनेंट हम लोग बाहर से लेकर आते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइस अगर आप लोगों से बात की जाए, आज तक भी हम लोग ताइवान के ऊपर डिपेंडेंट है काफी लार्ज स्केल पर, ठीक है। ऐसी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो हम लोग घुमा फिराकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो अपने ही देश में हम लोग इनको बनाना स्टार्ट कर दें तो कितना ज्यादा सही रहेगा। तो इसके ऊपर काम किया जा रहा है और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जैसे जैसे बढ़ेगी तो इसके चलते आने वाले टाइम में और फायदा देखने को मिलेगा। तो अभी ये स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है एक पर्टिकुलर टेन्योर के लिए, जिसमें बेस ईयर जो है वो 2019-20 यहां पर लिया जा रहा है, 2019-20, क्योंकि इसी टाइम से अगर 20 से आप लोग एक तरीके से देखोगे तो कोविड-19 ने लोगों की कमर तोड़ी। तो यहां से अब सिचुएशन को कैसे आगे लेकर चलना है इसके ऊपर काम किया जा रहा है। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है वो है कि प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम जो मैंने आप लोगों को यहां पर बताई है, ये पर्टिकुलर स्कीम जो है हमारे देश में जो इंप्लीमेंट करती है खासकर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक का मोबाइल, कोई फोन या फिर कोई ऐसी चीजें बनानी है तो कौन सी मिनिस्ट्री यहां पर आकर इस चीज को सपोर्ट करती है, तो वह है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके मिनिस्टर कौन है उनका नाम आप लोग बताइए। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, याद रखा करो, एग्जाम में नहीं पूछी जा रही हैं भले ही, पर लेकिन एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कौन कौन से मिनिस्टर हमारे देश में 5 साल तक रहते हैं यार, एक बार याद करने पर, ठीक है। एक आधा कोई ने बदतमीजी काट दी उसको हटा दिया जाता है, वरना मोर और लेस 5 साल तक देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। बहुत बड़ा फायदा क्या होगा इसके, आत्मनिर्भर भारत जो हम लोग बार बार बात करते हैं, तो अपने देश को आत्मनिर्भर भारत हम लोग बना पाएंगे, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके चलते यहां पर यह माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में हम लोग मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूं, ये इससे भी ज्यादा है, बोला जा रहा है कि 7 लाख से भी ज्यादा जॉब जो है वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं अगर हम लोग अपने ही देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग चीजें करना स्टार्ट कर दें। तो आप लोग समझिए यहां पर, तो इसके चलते काफी फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और हमारी कंपनी जो बाहर जा रही है अगर उनको भी थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड कराएं, अपने ही देश में बनाएं और बाहर की कंपनी भी अपने ही देश में लेकर आए, तो इसके चलते यहां पर और फायदा देखने को मिलेगा। अब तक भी ये माना जा रहा है कि बहुत सारा फायदा देखने को मिल रहा है, तो आने वाले 3 साल में और फायदा देखने को मिलेगा। अब तक लगभग 140 इतने प्रतिशत का ग्रोथ हुआ है, 140% का ग्रोथ अभी देखने को मिला है। अभी ये स्कीम ढंग से पूरी इंप्लीमेंट हो रही है और फायदा अभी आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो डोमेस्टिक अगर हम अपने देश में बना रहे हैं, मैंने आप लोगों को बताया हमारे ही देश में हम लोग अगर बनाएंगे, एक फायदा क्या है कि बाहर से खरीद कर अब लेकर हम लोग नहीं आएंगे, बाहर से खरीद कर लेकर ही नहीं आना पड़ेगा, अपने देश में बना रहे हैं तो अपने ही देश में हम लोग अपने ही लोगों को जॉब दे रहे हैं, तो उनको फायदा देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक में अभी आने वाले टाइम में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बहुत ही लार्ज स्केल पर आप लोगों को हमारे देश में जो ये एक मार्केट उभरती नजर आएगी। इसके चलते अभी आप लोगों से बात करें सोलर पैनल के बारे में बात करूं, ये ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जिनको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो इससे चाइना के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी थी वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगी और इससे बहुत ज्यादा फायदा आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाला है। एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि रिसेंटली अभी कई सारे स्टेट पीसीएस में पूछा गया और आगे भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाए। उस इनिशिएटिव का नाम क्या है? याद रखिएगा, उस इनिशिएटिव का नाम कई बार अभी रिसेंटली कई सारे एग्जाम में पूछा गया, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मूव आप लोग बोल सकते हैं। उसको बोलते हैं SCRI। क्या है फुल फॉर्म? सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। यानी कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी हम लोग को कम करनी है, अपनी ही कंट्री में किसी न किसी तरीके से इन चीजों को मैन्युफैक्चर करना है। और जापान बहुत लार्ज स्केल पर इस चीज को हमारे देश के लिए सपोर्ट कर रहा है ताकि हम लोग इन चीजों को लेकर आगे बढ़ सकें। तो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम यहां पर ये हार्डवेयर आईटी के अंदर में, टेलीकॉम के अंदर में, फार्मास्यूटिकल के अंदर में, सोलर पावर मॉड्यूल, टेक्सटाइल यानी कि कपड़े के उद्योग के अंदर में, ड्रोन बनाने पे याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा पूरा एक इवेंट में लॉन्च किया गया था ताकि हम लोग अपने देश में ड्रोन बना सके। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। बैटरीज बनाना आने वाले टाइम में, तो बहुत सारे फायदे हम लोग को अभी यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो लिखने के लिए भी आ सकता है, जो जो बातें पढ़ाई हैं सारी पीपीटी में आप लोगों को मिल जाएगी प्रॉपर नोट्स की फॉर्म में। अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने
देखिए आप ना टॉपिक को समझ लिया करो पहले एक बार, ठीक है। बाकी नोट्स आप लोगों को मिल ही जाते हैं, ये जो आप लोगों के लिए पीपीटी बनाई जाती है इनका पर्पज ये रहता है ताकि वीडियो को बैठकर सुन लो, क्योंकि जब सुनोगे तो क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। एक चीज और बोलूंगा यहाँ पर, जो भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो ना आज की डेट में, कोई भी किताब पढ़ रहे हो आप लोग, लक्ष्मीकांत किताब पढ़ रहे हो या फिर कोई जो भी किताब आप लोग पढ़ रहे हो, कोशिश करो कि चैप्टर खत्म करने के बाद में उस चैप्टर से क्वेश्चन लगाकर देखो कि कितनी चीजें आप लोगों को याद है। इससे पता चलेगा कि आप लोग सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। ये एक ऐसी चीज है जो आप लोगों का लेवल बताएगी कि आप लोग कैसे पढ़ रहे हो। तो आर्टिकल सुन के निकल जाना, मान लीजिए आप लोग दिन में 50 आर्टिकल सुन रहे हो, पर लेकिन जब क्वेश्चन सोल्व करने बैठ रहे हो एक क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाए, वो जो सोल्व किया एक आधा वो भी गलत कर दिया, तो उस आर्टिकल सुनने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग 4 आर्टिकल सुनो, पर लेकिन उनका इस तरीके से सुनो कि आप लोग उन्हें क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पा रहे हो। सुना होगा ना कि जितना खाओ अच्छे से खाओ ताकि पेट खराब ना हो। तो ये बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं यहाँ पर। और डेली इतना करंट अफेयर नहीं आता यार, जो आप लोगों को ये वीडियो बनाई जाती है इसमें जो बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन बताइए सारा स्टैटिक पोर्शन है, वरना करंट अफेयर तो छोटा जाता है, स्टार्टिंग के फर्स्ट स्लाइड में खत्म हो जाता है। अब बाकी क्या है, ये क्वेश्चन बनाया गया आप लोगों के लिए ताकि चीजें आप लोग याद रख सके। तो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव इनिशिएटिव स्कीम के बारे में अगर बात करें तो ये रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में भी रहा है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, रिड्यूस करना जो डिपेंडेंसी है ऑन फॉरेन कंट्री, पहली स्टेटमेंट बोला गया। दूसरे देश पर अपनी निर्भरता को कम करना, अपने देश में रोजगार को बढ़ाना, इसी के साथ में जो हमारी कंट्री है उसका फॉरेन रिजर्व बचाना, क्योंकि बाहर से जब कोई प्रोडक्ट खरीद कर लेकर आते हैं तो हम लोग डॉलर में व्यापार करते हैं, तो हमारी कंट्री का फॉरेन रिजर्व घटता है जिससे दिक्कत हो जाती है। पता होगा 1990s में उस टाइम पर अगर हमारा फॉरेन रिजर्व जो है वो इतना कम ना होता तो एलपीजी रिफॉर्म जो जैसी चीजें हमारे देश में हम लोग फोर्सफुली न लेकर आते, अपनी मर्जी से लेकर आते, और हमारे देश में एक 7 या 8 दिन का भी तेल खरीदने के पैसे बचे होते मुश्किल से, देश बिकने की कगार पर आ गया था, वो कंडीशन बन गई थी। तो जरूरी है कि अपनी आत्मनिर्भरता हमारी होनी चाहिए। तो सही आंसर क्या है, ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर देखने को मिलेगा आप लोगों को डी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट सही है। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो प्रॉपर सारी चीजें आप लोगों को बता दी, क्या क्या फायदा देखने को मिल रहा है, क्या क्या चीजें, कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। फीडबैक जरूर दिया करो, आर्टिकल में अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आती है तो उसको पूछ लिया करो। और इसी के साथ में फीडबैक देने का तरीका क्या रहता है, जिससे ये रहता है कि हाँ फीडबैक आ रहा है, लाइक डिसलाइक शेयर या फिर कमेंट, ये 4 चीजें होती हैं फीडबैक देने के। तो जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे आप लोग उसको एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। इससे यूट्यूब को पता चलता रहता है कि हाँ जो ये वीडियो है ये सही है। तो फीडबैक जरूर दिया करो यूट्यूब को, मुझे नहीं यूट्यूब को दिया करो, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ये बताओ आलू खाना किस किस को पसंद है। आलू टमाटर, आलू मटर, आलू पता नहीं क्या क्या, मतलब हर जगह आलू डाल देते हैं तो आलू की खपत बहुत ज़्यादा है देश के अंदर में। तो हमारे देश के अंदर में जब भी आलू की कमी पड़ती है तो हम लोग को आलू की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इंडिया के द्वारा परमिट किया गया है पोटैटो यानी कि आलू को इंपोर्ट करने के लिए भूटान से, यानी कि पड़ोसी देश से। तो इसके चलते यहाँ पर ये न्यूज़ में आ गया है विदाउट एनी लाइसेंस, यानी कि किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी 2024 तक का, ताकि आलू का भाव जो है वो टमाटर के जैसे ऊपर न बढ़े। तो इंडिया के अंदर में जो परमिट किया गया यहाँ पर पोटैटो इंपोर्ट फ्रॉम द भूटान टिल जून 2024, ठीक है, तो 2024 तक का। तो यहाँ पर किसके द्वारा ये डिसीजन लिया जाता है, पहले तो आप लोग ये याद रखिएगा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है यहाँ पर ये डिसीजन लेता है, जिसको DGFT आप लोग बोलते हो। इसके द्वारा इशू किया गया नोटिफिकेशन कि इंपोर्ट करना है, कि हम लोग को ये आलू जो है भूटान से खरीद कर लेकर आने हैं, और हमारे देश के अंदर में इसके लिए कोई भी आप लोग को परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ताकि उसको जो है ढंग से मेंटेन रखा जा सके सप्लाई को। क्योंकि आलू एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक इंसान के घर में इसकी रिक्वायरमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। आलू के पराठे खाने, आलू की सब्जी खानी है, आलू को कई बार आप लोगों ने देखा होगा जो फास्ट वगैरह होते हैं, कई बार जिम में भी इसको, इधर जिम करने वाले भी इसको यूज़ करते हैं आसानी से। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है कहीं ना कहीं फूड चेन के अंदर में, जब आप लोग यहाँ पर इसको डालोगे फूड सप्लाई के अंदर में बेसिकली, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जरूरी है कि ये कंटिन्यूसली बना रहे। तो इसके चलते यहाँ पर जो DGFT है उसने यहाँ पर ये कैसे आप लोग एक तरीके से चीज़ों को ले सकते हैं यहाँ पर, तो इसके ऊपर काम किया जा रहा है ताकि हमारे देश के अंदर में जो भी इसकी जो नहीं कहीं ना कहीं कमी ना पड़े यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एडिशनल यहाँ पर ऑल्सो फैसिलिटेट किया गया यहाँ पर एरिका के लिए, यहाँ पर एरिका जो नट्स होते हैं भूटान से, और इसी के साथ में प्रोसीजर जो है यहाँ पर ये कोटा एक्सपोर्ट ब्रोकन राइस के लिए भी यहाँ पर रखा गया है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि रिक्वायरमेंट है रेगुलर डे बाय डे में, पर लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस है आलू के ऊपर, क्योंकि आलू बहुत ही एक तरीका पेट जो एक वो बोल सकते हो आप लोग, जो कि जरूरी है हमारे देश के अंदर में, हर एक इंसान इसको खाता है कि नहीं। तो ये है आलू की न्यूज़, आलू की आम न्यूज़, ठीक है, मैंगो न्यूज़। ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था पर्सन न्यूज़ में, तो ये गर्व करने वाली बात है, हमारे देश की पर्सनैलिटी जिनका नाम है पार्थ, ठीक है। तो पार्थ आप लोगों ने किसने बेसिकली महाभारत देखा है, उसमें पार्थ बोला जाता है जब यहाँ पर श्री कृष्ण जी अर्जुन को बुलाते हैं।
तो पार्थ वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर। तो इनका नाम है पार्थ सोलंके। बेसिकली यहाँ पर इनके द्वारा ये फर्स्ट भारतीय बन गए हैं जिन्होंने ये यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जो कि धनुष बाण की थी यहाँ पर, इसमें गोल्ड मेडल जीता है। पहले भारतीय ऐसे बन गए हैं यहाँ पर ये। तो इस कैटेगरी में यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन यहाँ पर बन गए हैं। वैसे तो 11 मेडल जीते गए इंडिया के द्वारा, पर गोल्ड जीतने वाले ये हैं। 19 ईयर ओल्ड महाराष्ट्र से आते हैं और कोरिया के बेसिकली प्लेयर को इनके द्वारा हराया गया है। ये टूर्नामेंट कहाँ पर हो रही थी? ये हो रही थी यहाँ पर आयरलैंड के अंदर में, ठीक है। यानी कि अपने देश में नहीं, बाहर देश में जाकर यहाँ पर एक तरीके से बोल सकते हैं आप लोग धमाल मचाया हमारे देश के जो यहाँ पर खिलाड़ी हैं। तो एक बहुत ही एक तरीके से गर्व की बात होती है यार जब कोई ऐसी खबर निकल कर आती है, तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के तौर पर आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर इकोनॉमी से रिलेटेड जो न्यूज आ रही है, यहाँ पर आरबीआई के द्वारा अपॉइंट किया गया पी वासुदेवन को न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है बैंकिंग की भी, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पर आरबीआई के द्वारा अपॉइंट किया गया पी वासुदेवन। तो यहाँ पर इनको न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर इनको अपॉइंट किया है। तो आरबीआई ने बोला है कि यहाँ पर ये हेड करेंगे करेंसी डिपार्टमेंट को, जो करेंसी मैनेजमेंट है इसी के साथ में यहाँ पर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है और बजट एरिया अदर देन द बजट, और जो फंड्स होता है उसको छोड़कर दूसरे एरिया यहाँ पर देखेंगे। तो कॉमर्स वाले कहते हैं ना कई बार कि कॉमर्स कि क्या कर रहे हो भाई साहब, कॉमर्स कर रहे हो, कॉमर्स वालों की कई बार बेइज्जती की जाती है, ठीक है, बोल बोल के। तो कॉमर्स वाले ही हैं भाई साहब यहाँ पर ये, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कोई भी डिग्री करो यार जिंदगी में, अगर आप लोग वहाँ पर दिल लगाकर पढ़ रहे हो ना, तो कहीं पर भी आप लोग पहुँच सकते हो। बस आप लोगों वहाँ पर उसमें एक तरीके से दिल लगा हुआ होना चाहिए। तो जहाँ दिल लग जाता है वहाँ रिजल्ट अच्छा ही आता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं डीजीसीए के बारे में। इसने एक पैक्ट साइन किया गया है यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के साथ में। इनके जैसे हमारे देश में हम लोग हमारे हवाई जहाज वगैरह उड़ाए जाते हैं, तो उसके लिए रूल और रेगुलेशन यहाँ पर डीजीसीए जो है वो काम करता है, जिसको यहाँ पर हम लोग डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये मिलकर काम कर रहा है यूरोप की एजेंसी के साथ में, ताकि कैसे सेफ्टी यहाँ पर रखनी है, खासकर जब ड्रोन्स वगैरह या फिर एयर मोबिलिटी को आगे लेकर चलना है। आज के दिन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उड़ने वाली कार भी आने वाली है। तो ये सारी चीज़ें कैसे चलेंगी, हवाई जहाज भी उड़ रहा है, कार भी उड़ रही है, ड्रोन भी उड़ रहे हैं भाई साहब, ठीक है। तो कैसे हम लोग चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आगे आने वाले टाइम में और अच्छे रेगुलेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसने यहाँ पर देखा है कि ड्रोन वगैरह को अभी इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है कई जगह, तो कैसे उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिलकर काम करने की कोशिश की जा रही है यूरोप और इंडिया के द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पर ये, इसी के साथ में जो कोऑपरेशन की बात की जा रही है, तो यहाँ पर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट जैसे ड्रोन हो गए, न्यू ईयर जो टेक्नोलॉजी है, और यहाँ पर जो ये मिलकर देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या निकाला जा सकता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे डिफेंस की एक्सरसाइज की जाती है जब दो कंट्री के बीच में, तो उसमें ये देखते हैं कि कौन कौन किस तरीके से क्या क्या सीख सकते हैं एक दूसरे से। तो उसी पैटर्न में आप लोगों को यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। पर्सन इन न्यूज़ में कई बार कई सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर आप लोग इनका नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। इनका नाम है निकी MC कैरी। तो ये यहाँ पर अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है। ये ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, मतलब एक तरीके से थे, और एक कोच भी थे यहाँ पर ये। तो 51 की एज में ही यहाँ पर इनकी जो है अभी जान चली गई है। तो इसके चलते यहाँ पर ये न्यूज़ में है। तो कई बार आप लोगों से पूछा जाता है कि पर्टिकुलर किस गेम से रिलेटेड है, तो बास्केटबॉल स्टार कोच भी थे यहाँ पर ये, जो कि बेसिकली कोच गाइड किया करते थे यहाँ पर। और इनका जो करियर यहाँ पर आप बास्केटबॉल के लिए 1996 से लेके 2000 तक ओलंपिक में भी यहाँ पर इनके द्वारा अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर दी गई। तो एक तरीके छोटी सी न्यूज़ है, पर लेकिन इनकी आत्मा को शांति मिले। बहुत ही एक तरीके से यानी किसी ऐसे प्लेयर ओलंपिक में जाना एक आसान काम नहीं होता है, वहाँ पर जाकर जीतना बहुत ही एक तपस्या होती है बड़े वाली। तो कोई इंसान वहाँ जा रहा है तो उसको सैल्यूट करना चाहिए हमेशा। इलोन मस्क की कंपनी का नाम क्या है, जो कि स्पेस के फील्ड में, बताइए जरा, देखता हूँ कौन सही आंसर देता है। हमारे देश में अगर आप लोग चेक करोगे तो बहुत ही रेयरली कोई आप लोगों को प्राइवेट कंपनी ऐसी नजर आएगी जो कि स्पेस के फील्ड में सिस्टमेटिक वे में काम कर रही है, ठीक है। तो हमारे देश में भी इसकी जरूरत है, पर लेकिन इसके लिए हेल्प अगर कोई करे तो तभी काम चलेगा। तो कहीं ना कहीं इसरो जो है उसने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली है कि यहाँ पर हेल्प की जाए। तो इसरो जो है वो बात की जा रही है ट्रांसफर की जाएगा जो SSLV, यानी कि जो यहाँ पर स्मॉल जो बेसिकली इसरो का स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, वो प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर दिया जाएगा ताकि इसका इस्तेमाल किया जा सके। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी बॉडी है जो कि स्पेस के फील्ड में काम करती है। DRDO के साथ में कंफ्यूज मत करना, वो डिफेंस के फील्ड में काम करती है, क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये बोल दिया जाए कि ट्रांसफर करेंगे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टू द प्राइवेट सेक्टर आफ्टर कंडक्टिंग टू डेवलपमेंट। तो दो यहाँ पर प्रैक्टिस की गई, तो उसके चलते यहाँ पर दिखा कि आने वाले टाइम में यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है सेक्टर में इंडिया जो है आने वाले टाइम में बोला जा रहा है कि 13 बिलियन
ये यहाँ पर इकोनॉमी देखने को मिलेगी 2025 तक का। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आने वाले टाइम में अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर को साथ में लेकर चलते हैं तो उनके पास में पैसा अच्छा खासा होता है, तो उसका इस्तेमाल हम लोग सही डायरेक्शन में कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है, तो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर वर्ल्ड लेवल की न्यूज़ है यहाँ पर। तो ईरान जो है वो फुल मेंबर बन चुका है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। और इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो मीटिंग है वो इंडिया के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। तो ईरान फाइनली एक फॉर्मली भी और यहाँ पर फाइनली भी फुल मेंबर है यहाँ पर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रेजेंट किया गया संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट और बेस्ट विशेष टू द ईरान। तो संघाई कॉर्पोरेशन के अंदर में यहाँ पर ये आप लोगों को अभी ईरान भी देखने को मिलेगा, जिसमें अब तक चाइना, रसिया, इंडिया, पाकिस्तान, इसी के साथ में यहाँ पर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान थे। तो अभी यहाँ पर ईरान जो है वो यहाँ पर जुड़ गया है। 2017 में हम भी यहाँ पर मेंबर बने थे। किस देश के साथ में बने थे बताइए? संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जब यहाँ पर बना था तो यहाँ पर तब हम इसके मेंबर नहीं थे, यानी कि वी आर नॉट द फाउंडिंग मेंबर, ठीक है। इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रेट्स बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, बताया भी था आप लोगों को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये भी आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन है सारे जो कई बार पूछे जाते हैं। और देखा करो कई सारे बच्चे कितना बेहतरीन आंसर दे रहे हैं, तो आप लोग भी वहां से देख सकते हो और सीख सकते हो, ठीक है। स्पोर्ट की एक और न्यूज है। स्पोर्ट की कई सारी न्यूज हो गई। एक बच्चा कहता है सर स्पोर्ट की न्यूज कम डालते हो लो आज स्पोर्ट की आ गई, अपने आप ही आ गई, ऐसा नहीं कि इंटेंसली डाली है, ठीक है। बास्केटबॉल के बारे में बात की जा रही है। तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया को नए प्रेसिडेंट मिल गए हैं। तो नाम याद रखिएगा, मिले भी कौन है यहाँ पर? तमिलनाडु के बास्केटबॉल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम है आधव अर्जुन। तो अर्जुन के नाम से आप लोग एटलीस्ट याद रखिएगा। तो ये अभी बन गए यहाँ पर। इनके द्वारा 39 वोट में से 38 वोट जीते गए, यानी कि बिल्कुल क्लीन चिट कर दिया कि जिनका नाम था गोविंद राज को हराकर। ये जो बॉडी है बास्केटबॉल कैसे इंडिया में चलेगा उसके ऊपर काम करती है। 1950 में स्टेब्लिश की गई थी। और ये जो FIBA जो ACIF के साथ में एफिलिएटेड है और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसके ऊपर काम करना बनता है ढंग से, ताकि बास्केटबॉल के फील्ड में अगर कोई आना चाहे तो उसको आगे लेकर आया जा सके। आप में से कितने ऐसे SLV फैमिली मेंबर है जो बास्केटबॉल खेलना पसंद करते हैं, या फिर कोई और गेम आपका फेवरेट गेम कौन सा अगर खेला जाए लूडो को छोड़कर, ठीक है ये जरूर बताना। एक और है यहाँ पर अजीत अगरकर साहब जो है उनको अपॉइंट किया गया चीफ सेलेक्टर ऑफ इंडिया मेंस क्रिकेट टीम, यानी कि जो सेलेक्ट किए जाएंगे। तो अजीत अगरकर का नाम यहाँ पर सामने निकल कर आया। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर है यहाँ पर, बॉलर है, बेसिकली फास्ट बॉलर की कैटेगरी में आते थे यहाँ पर, ठीक है, तो देखने को मिलेगा। इसी के साथ में शिव सुंदर दास जो हैं वो इंट्रीम चीफ सेलेक्टर के तौर पर यहाँ पर, और चेतन शर्मा जो उनके द्वारा रिजाइन कर दिया गया फ्रॉम द पोस्ट। तो क्रिकेट के अंदर में कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कई सारी बॉडीज होती हैं, जैसे कि यहाँ पर क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी है यहाँ पर, ठीक है। तो अजीत अगरकर जो है वो इंडियन टीम के पार्ट रहे 1999 में, 2003 में, 2007 में जो वर्ल्ड कप वगैरह। तो इस तरीके से एक बहुत ही एक नहीं कहते कि एक्सपीरियंस खिलाड़ी है यहाँ पर अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो इनका नाम भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ओके। आइए चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर जो वनडे टाइप में डायरेक्ट आप लोगों से पूछे जाते हैं। बोला गया कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकता है, जिसको बोलते हैं यहाँ पर नमो सेहतकारी महासम्मान योजना, ठीक है। तो यहाँ पर नमो सेहतकारी महासम्मान योजना कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर हिमाचल प्रदेश, सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के द्वारा लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट, तो यहां पर पायलट प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक रीजनल सर्विस आउटसोर्सिंग, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग, इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड सर्विस आउटसोर्सिंग और इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकिल सर्विस आउटसोर्सिंग। तो सही आंसर यहां पर क्या है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में, ये भी काफी एक ऐसा टर्म है जो कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है और फिर बोलते हैं सर ये क्या आ गया, ठीक है। तो बात की जा रही है यहां पर जस्टिटिया। तो यहां पर जस्टिटिया जो है वो न्यूज में रहा, ये क्या है, एक कोमेट है, एस्ट्रॉयड है, ये मेट्रॉयड है, या फिर एक छोटा बोना प्लैनेट है यहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है क्या है, ठीक है। इसी के साथ में बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, ये है ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023। तो किसके द्वारा जीता गया, RINL, SAL, NMDC या फिर KIOCH, सही आंसर क्या है, ठीक है। ये यहां पर आप लोगों के सामने क्वेश्चन, इनके आंसर आप लोगों को देने हैं, कौन सही आंसर देगा उसके बाद में फिर पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है CSET के बारे में। CSET का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसको अटेम्प्ट करो, फिर इसका आंसर आप लोगों को बताया जाएगा। तब तक आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है रोपर लेक के बारे में। रोपर लेक जो है ये पंजाब के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगी, और यहां पर ये कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि आप लोग बाल सकते हैं यहाँ पर टर्टल, चित्रा, इंडिका, इसी के साथ में स्नैक पाइथन। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है, इसके लिए भी यहाँ पर ये जानी जाती है। लेक फ्रेश वाटर और मैनमेड लेक है, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाई गई ये झील है जो कि सतलज रिवर के साथ में कनेक्टेड है, और रोपर वेटलैंड के थ्रू इसको स्टेब्लिश किया गया 1952 में।
2002 में रामसर साइट भी इसको डिक्लेयर किया गया और 1996 में ये वेटलैंड इंपोर्टेंस का दर्जा इसको दिया गया। तो ये वो चीजें हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो इसलिए एक जो लोकेशन भी आप लोग यहां पर कवर हो जाती है, तो कंफ्यूजन आप लोगों को यहां पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए अब कुछ अंग्रेजी के शब्द सीखते हैं। डेली अगर एक एक शब्द भी सीखोगे ना तो साल में 365 वर्ड हो जाएंगे आप लोगों के पास में। अगर लीप ईयर होगा तो 366 वर्ड हो जाएंगे। तो आप लोग खुद सोच लो कि अगर इस तरीके से भी अगर करते हुए चलते तो कितने शब्द हो जाते। तो एटलीस्ट एक एक या दो दो शब्द सीख लो डेली, तो मजा आ जाएगा। अंग्रेजी लिखने में मजा आएगा, समझने में मजा आएगा, या डायरेक्ट वोकैबुलरी पूछी जाती है तो वहां पर आप लोगों को फायदा होगा। पहला जो शब्द है ये है फिडलिंग। इसका मतलब होता है निरर्थक, ठीक है, यानी एक तरीके से कम मूल्य वाला, जिसकी कोई वैल्यू ना हो। कहते नहीं कि तो वेल्ला घूमता रहता है, ठीक है, जिसकी कम इंपोर्टेंस हो, या ये सामान किसी काम का नहीं, इसको उठाकर फेंक दो। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके लिए शब्द यूज कर सकते हैं आप लोग फिडलिंग, ठीक है। कंजेनियल ये होता है अनुकूल, यानी कहते हैं यार यहाँ का सुहाना वातावरण है। जैसे मुझे गर्मियों में रहने से मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है, मुझे सर्दियों में रहना पसंद लगता है ज्यादातर, ठीक है, क्योंकि मेरी बॉडी ऐसी है कि मुझे पसीने बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसलिए मुझे सर्दियां थोड़ी ज्यादा पसंद आती है। आप लोगों को क्या पसंद आता है, गर्मी या फिर सर्दियां, बताना जरूर। नेक्स्ट यहाँ पर स्ट्रेंच, ये होता है बदबू, यानी कि एक ऐसी कुछ भी एक अनप्लीजेंट स्मेल जो कि आप लोगों को पसंद ना आए। कई सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें से बड़ी ही एक अलग सी डिफरेंट सी बदबूदार सी चीज है ना, एक यार इससे तो दूरी रखो, ठीक है। तो इसलिए कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हमेशा अपनी बॉडी ऐसी चाहिए कि यार उसमें से अच्छी स्मेल आए, ठीक है। कई सारे ऐसे होते हैं कि आज कुछ भी मतलब कई दिनों तक नहा नहीं रहे, चल रहा है काम, तो मतलब हर तरीके के प्राणी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो कोशिश करो कि एटलीस्ट नहा लिया करो रेगुलरली, और कुछ नहीं तो, ठीक है। रिनेंज का मतलब है इनकार कर देना, कुछ भी ऐसा गलत लगे तो तुरंत इनकार कर देना। या फिर कई सारे लोगों के लिए बात की जा रही है कि प्रोमिस से पीछे हट जाना, ठीक है। तो कुछ बोला उससे पीछे हट गए, तो ये भी एक तरीका इनकार होता है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर कंपोर्ट, ये होता है एक तरीके से सहमत होना, किसी बात पर सहमत होना कि हाँ ठीक है यार ये काम कर रहे हैं, भाई कर लेते हैं, चल बिल्कुल साथ में करते हैं। तो ये वाली बात आप लोग यहां पर देखने को मिलती है, सहमति की कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो ये दोनों चीज आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी शब्द में कोई भी डाउट हो तो बताना जरूर, डाउट बिल्कुल नहीं रखना है, ओके। कुछ और शब्द मैंने बोला था कल और आज के दोनों आप लोगों के सामने कल कवर करूंगा। तो यहां पर कई सारे बच्चों के द्वारा काफी अच्छे सेंटेंस फॉर्म किया, मजा आया मुझे। रिसेप्टिव होता है किसी चीज को ग्रहण करना, ठीक है, खुले विचारों वाला। ऐसा नहीं कि भाई साहब कोई इसको बोल दे कि ये नहीं करना है, एक तरीका ये बिल्कुल एक तरीका रूढ़िवादी सोच से दूर हटना, तो रिसेप्टिव बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये है, देखो ये शब्द जो होते हैं ना, इनको जितना यूज करोगे उतने अच्छे से आप लोग सेंटेंस फॉर्म करोगे, जितने अच्छे से सेंटेंस फॉर्म करोगे उतने ही अच्छे से आप लोग यहाँ पर इनको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। व्रेसिस होता है यहाँ पर सत्यनिष्ठ, एक नहीं कहते युधिष्ठिर टाइप का आदमी कि सत्य ही सत्य बोलना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो इसको बोलते हैं वरेशियस। डिमिस्टिफाई होता है स्पष्ट करना कि भाई साहब जो भी है सामने है, अब आप लोगों के सामने, अब जो करना है कर लो, बाद में मुझे मत बोलना, ठीक है। नेक्स्ट सब जो है ये सरकर, बेसिकली काम चोर बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर, काम से बचना। और स्क्यूड होता है तिरछा करना किसी चीज को, एक तरीके से ना सडन स्थिति चेंज कर देना कि अब ये था कुछ ये हो गया अब, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में किस किस ने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है और आज का डिस्कशन कैसे लगा पहले तो ये बताओ, और किसने डाउनलोड कर लिया है ये जरूर बताना। अपना फीडबैक जरूर दिया करो, एप्लीकेशन आप लोग कैसे लग रहा है। शाम को कौन कौन जो है वो क्विज अटेम्प्ट कर रहे हैं ये भी आप लोग को बताना है। और जैसा कि बताया कि आज आप लोग के दो कोर्स, एक तो है यहाँ पर सोशियोलॉजी का और दूसरा है PSIR का, ये पब्लिक कर दिए जाएंगे। और जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं बेसिकली SLV क्लासेस में, उनके लिए 50% का डिस्काउंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट 50% का डिस्काउंट हो जाएगा यहाँ पर लगभग, तो आप लोग इसको जरूर ज्वाइन करिए, खासकर जो ऑलरेडी मेंबर हैं। और जो उसके पार्ट नहीं है उनको अलग से चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो वहाँ पर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एप्लीकेशन के ऊपर आप लोग को मिल जाएंगी। तो ये कुछ बातें हैं। क्लासेस जो है वो 22, 23 से स्टार्ट होंगी, तो यहाँ पर इसके बाद में आप लोगों को सारी चीज रेगुलर देखने को मिलेगी। बाकी और भी अगर आप लोग कुछ भी एंजॉय करना चाहते हैं तो सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है, अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। फीडबैक जरूर देना, नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक उन्हें ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।